जी मैम रहमाना, आप स्टार्ट कर सकती हैं। Okay. Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are fine. और हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. Okay. Before we start our session, I would want to say कि I'm really impressed, माशाल्लाह, जिस तरह आप सब लोग participate कर रहे हैं और the way you are summarizing the point and posting on LinkedIn. That shows कि आप लोग कितने motivated हैं, कितने dedicated हैं माशाल्लाह इसको learn करने के लिए. So that is really impressive. And अगर आप इसी तरीके से अपनी हर साइड पे आप अपनी मेहनत करते रहेंगे, so for sure आप लोग you will be successful इंशाल्लाह. तो before starting, who want to summarize what we did yesterday? जी आकिब. बेसिकली हमने ये जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चीज़ पढ़ी थी, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे पास डाटा कलेक्शन का जो भी सोर्स होगा हम उस पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और उसको लोड करेंगे। देन हम उसके ऊपर पूरी जो हमारे पास मशीन लर्निंग का लाइफ साइकिल है उसे अप्लाई करेंगे। इसके अंदर हमारे पास डाटा कलेक्शन के बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पहले आता है वो डाटा क्लीनिंग आता है। उसके बाद हम उसको डाटा को विजुलाइज करते हैं, उसके अंदर ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं कि हमारा डाटा एक्चुअल में किस टाइप का है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, कितने फीचर्स हैं, हमें किसको रखना है किसको नहीं। देन हम उसको क्या करते हैं, हम डाटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे। और डाटा प्री प्रोसेसिंग जब हमने वंस वो कर ली कंप्लीट, देन हम उसकी प्री प्रोसेसिंग के बाद हम उसकी फीचर इंजीनियरिंग करेंगे। उसमें देखेंगे हमने फीचर सिलेक्शन करनी है, हमने फीचर कंस्ट्रक्शन करनी है, हमने कौन कौन सी उसमें फीचर्स को सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन देयर कोरिलेशन विद अपने टारगेट के साथ। देन जब हमारे पास ये स्टेज फीचर इंजीनियरिंग की स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसके बाद हम उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे मॉडल बिल्डिंग पे। और जब हमारे पास मॉडल एक कंप्लीट बन जाएगा, देन उसकी हम टेस्टिंग और वैलिडेशन करेंगे। और फिर हम उसके ऊपर टोटल जो हमारे पास नेक्स्ट एमएल ऑप्स का जो प्रोसेस होगा, हम उसकी पाइपलाइंस बनाएंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे, हम उसके ऊपर CI/CD पाइपलाइंस लिखेंगे और देन हम उसको डॉकराइज करके उसको डिप्लॉय करेंगे। Good. Nice. Anyone else who wants to summarize as well? ओके. सो आकिब ने बहुत अच्छा एक आपको समरी बता दी कि हमने कल क्या किया था. ठीक है. और जी अयाज, डू यू वांट टू शेयर? मैम जी, मैं थोड़ा उसको समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर श्योर, प्लीज. कि मैम क्या करते हैं कि हम जो है ना सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम मिलता है उसके रिलेटेड जो है ना अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, हम्म. ताकि हम जो है ना अपने मशीन लर्निंग मॉडल को वो डेटा दे सकें, उसके मुताबिक ही वो मॉडल जो है ना प्रिडिक्शन करता है। जब हम वंस डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ना डेटा को क्लीन करते हैं। जैसे नल वैल्यूज़ को हैंडल करना हो गया, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना हो गया, जो भी हमारी मतलब क्लीनिंग का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो है हम उस पे जो है प्री प्रोसेसिंग का काम करते हैं। उसके बाद एनालिसिस करते हैं, जितना भी मतलब जो है ना हमारा डेटा हमने क्लीनिंग के बाद प्री प्रोसेसिंग के बाद हो गया, उससे जो है ना इंसाइट्स निकालते हैं, विजुअल इंसाइट्स निकालते हैं। और उसके बाद जो है ना हम उसको उस डेटा पे प्री प्रोसेस्ड डेटा पर जो है ना अपना मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो ट्रेन करते हैं। और उसके बाद ही जो है ना उसका मतलब जो भी हम मॉडल ट्रेन करते हैं, अगर क्लासिफिकेशन का है तो उस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर जो है ना वो रिग्रेशन का है तो उस पर प्रिडिक्शन करते हैं। तो बिल्कुल सही. बिल्कुल सही अयाज, बहुत अच्छा बताया आपने. और आप बाकी लोग भी जो भी शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आई नो कि जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं और कोई चीज़ समझ रहे होते हैं तो आपका दिल करता है कि आप लाइक यू वांट टू शेयर द समरी पॉइंट्स. सो नो मैटर इफ वन और टू पर्सन्स हैव ऑलरेडी शेयर द पॉइंट्स, अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं, आप भी बात करना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम. ठीक है. बिकॉज आई थिंक कि उससे एक इंसान को मोटिवेशन मिलती है, बात करके इंसान को अच्छा लगता है. और आई थिंक ये एक और चीज़ भी होती है कि बताते हैं कि भाई यू आर वर्किंग हार्ड. आप ये शो करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं. जो जो भी यहाँ पे पॉइंट्स शेयर करेंगे, इवन जब मैं लिंक्डइन के ऊपर भी आप लोगों के समरी पॉइंट्स देख रही हूँ, तो लाइक आई फील हैप्पी कि आप लोग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इस चीज़ को सीरियस लेके चल रहे हैं. एंड आई होप कि इस कोर्स के एंड के ऊपर आप रियली कोई अच्छा अच्छा कुछ गेन करके इंशाल्लाह इससे जाएं. तो इफ एनीवन इज देयर, यू आर वेलकम. अदरवाइज हम अपना जो है थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अब जी उमर.
जी अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी सी एक इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा। जी जी थोड़ा सा ये काइंडली सा मेरे सामने ले आए। ये जो आपकी फिगर थी वो साइड पे चली गई। जी जी ये इसमें बेसिकली तीन चीज़ें हैं। एक यानी कि जो हमारा एक लाइफ साइकिल है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। जी एक जी डेटा है, एक कोड है, और एक आपका मॉडल है, जो कि ये मेरा ख्याल तीनों लिखे भी हुए हैं आपकी फिगर फिगर में। बिल्कुल। इसमें जो डेटा है वो जो एक, अगर हम थोड़ा जेडी वाइज बात करें तो वो डोमेन आ जाती है डेटा इंजीनियर की। और जी जो मॉडल है उसकी जो डोमेन ऑब्वियसली वो डेटा साइंटिस्ट की होती होगी, और कोड का वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट वो सब कुछ मिला के। ऑल्दो कि उसमें मुझे अब ये क्लियर नहीं है कि डीडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर शायद डेटा वेयर हाउसिंग, लेकिन एपीआई का यहाँ पे क्या काम है वो मेरी मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन बाकी प्रोसेस वही है जो कि आकिब साहब ने बताया। लेकिन मैं बस ये चीजें बीच में ऐड करना चाह रहा था थोड़ा सा, क्योंकि डीवीसी पाइपलाइंस जब आपकी बनती हैं डीवीसी वर्जन कंट्रोल के थ्रू, तो उसमें इन्हीं तीनों चीजों को बेस बना के जा रहे होते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। एंड द क्वेश्चन यू आस्क्ड रिगार्डिंग एपीआई इज वेरी गुड। और अभी मैं उसमें अगले वाली साइड पे वही बात करने लगी थी, बट लेट्स टॉक इट हेयर। आपको पता है कि आपका जो डेटा कलेक्शन है, ठीक है, जो आपका डेटा कलेक्शन है वो डिफरेंट मीन्स से आ सकता है। अगर आपको थोड़ा सा बिग डेटा का आइडिया हो, ठीक है, तो आपके पास जो टॉपिक्स होते हैं डेटा को गेट करने के और डेटा वेयर हाउस में डालने के, they are not fixed to one specific domain, or you can say like एक specific topic से like data source से वो related नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो आपका different sources से आ सकता है, ठीक है। जब वो different sources से आता है डेटा, ठीक है, तो उसको डेटा को different sources से collect करने के लिए different APIs होती हैं, जो आपके आपका आपके डेटाबेस और आपके उस सोर्स के दरमियान एज अ ब्रिज काम करती हैं, ठीक है। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मैं आई डोंट वांट टू यूज सम फैंसी टर्म्स, बट जी मुस्तफा, डू यू वांट टू से समथिंग, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? am I audible? जी जी बिल्कुल। ठीक है मैम, अपनी जो वो कुछ टेक्निक्स वगैरह बता रहे आपकी हैं आवाज आपको। क्लियर नहीं है मुस्तफा, कैन यू प्लीज? अ, अभी क्लियर हुई है? अभी से सही हाँ, आवाज आ रही है? अ लिटिल बेटर बट स्टिल, बट एनी हाउ आप बोले। ठीक है। जो आपने चीजें कुछ बताई हैं, मैं उनमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, ताकि जो सुन रहे हैं, क्योंकि मैं डाटा साइंस का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो जो चीजें सुन रहे हैं उनके लिए ये चीजें ईजी हो जाए। ठीक है। जी जी, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी सी और बेहतर हो जाए तो ना तो फिर इजी होगा। शायद मैं ऑफिस में हूँ तो इसलिए मैं जरा लाउड में बोल ओ रहा हूँ। ओके, एनी हाउ आप कंटिन्यू करें, इट्स ओके। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम डेफिनेशन आती है, जो कि क्लाइंट की तरफ से आती है। मुझे देखिए भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि नॉन टेक्निकल है। तो क्लाइंट की तरफ से जब हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, तो फिर एक डाटा इंजीनियरिंग टीम होती है कि हमें डाटा कलेक्ट करके देती है, और उसी बेस पर जो कि हमने इंफॉर्मेशन गेट किया है क्लाइंट से। ठीक है। उसके बाद जो है फिर डाटा एनालिसिस का पार्ट आ जाता है, जिससे हम उस डाटा से इंसाइट्स निकाल सकते हैं। लाइक इंसाइट्स के हम उनमें से इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन पहले वो चीज़ें निकाल लेते हैं, और फिर उस डाटा को क्लीन करके लाइक हम उसको इस तरह क्लीन करते हैं ताकि वो हमारे एक एमएल या डीप लर्निंग मॉडल के लिए परफेक्टली फिट बैठ जाए। और फिर हम उस मॉडल को डिफरेंट साइकिल्स में अपडेट करते करते इस काबिल बनते हैं कि हम उस मॉडल की टिपिकल फाइल या फिर उसको सेव कर लेते हैं, ताकि जो है एक अच्छी सी फाइल बन जाए और वो मॉडल ट्रेन हो जाए। तो जो भी हमने उसे नेक्स्ट प्रेडिक्शन करनी है वो टोटली एक्यूरेट दे सकते हैं। उसको एवेल्यूशन के बाद जो है फिर हमें उसको डिप्लॉय करना होता है, जिसके लिए हमें एमएल उसकी जरूरत है, जो कि इसमें भी मैं भी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सीखने आया हूँ। तो एमएलओस उनकी इस साइकिल में फिर जब हम इसको एक वेबसाइट में डिप्लॉय करते हैं, तो ये एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, और थैंक यू, आई अप्रिशिएट कि आप ऑफिस में होते हुए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यू आर कीनली लिसनिंग टू आवर लेक्चर। सो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक विद योर वर्क एज वेल। तो जो हमारे सारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किया, वी आर जस्ट गोइंग टू समराइज द सेम थिंग यहाँ पे, कि ये एक पाइपलाइन होती है, ठीक है, और ये पाइपलाइन इट कीप्स ऑन गोइंग एंड इट स्टार्ट्स विद कलेक्ट। जब आप कलेक्शन की बात करते हैं तो आपने क्या करना होता है कि आपने डेटा गैदर करना है डिफरेंट सोर्सेज से। अब जहां मैं एपीआई की बात कर रही थी, तो आपका जो डेटा होता है वो ज़रूरी नहीं है कि एक जगह से आ रहा हो,
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस होती हैं, क्योंकि हमारा मॉडल एक तरह का नहीं होता, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स दैट वी आर मेकिंग, राइट? सो देयर आर डिफरेंट एपीआई कॉल्स दैट आर रिलेटेड टू डिफरेंट सेंसर्स, डिफरेंट डेटा सोर्सेज। हर तरह के डेटा सोर्स से, जब डिफरेंट डेटा सोर्स से जब हमने डिफरेंट तरह का डेटा लेना होता है, तो डिफरेंट तरह की एपीआई कॉल्स होती हैं और डिफरेंट तरह के आपको लाइक उनके साथ कनेक्शन के डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है? And that can be from different databases. It can be from online transactions. It can be from different IoT devices. तो डेटा कलेक्शन के डिफरेंट सोर्सेज क्या हो सकते हैं? एक डेटाबेस हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, या डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस। आईओटी डिवाइसेस लाइक सेंसर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, हम उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो सबसे पहले हमारा कलेक्शन का फेज आता है। कलेक्शन के फेज के पास हमारा फेज आता है करेक्ट का। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें हम डेटा को क्लीन करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, और हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक बेहतर तरीके से, ताकि उसको हम उसके ऊपर एनालिसिस कर सकें, ठीक है? उसके अंदर से हम लोग जैसे मिसिंग वैल्यूज को हम निकालते हैं, हम आउटलायर्स को निकालते हैं, हम डेटा की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि डेटा की क्वालिटी लाइक सम कॉलम्स के अंदर डेटा इस तरह से नहीं है कि जो कोई पैटर्न ही नहीं बना रहा, ठीक है? तो हम वी नीड टू मेक श्योर कि जो भी हम डेटा कर रहे हैं उसको क्लीन करें और उसको अपने नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपेयर करें, राइट? उसके बाद हमारे पास अगला फेज आता है वैलिडेट का। वैलिडेट के फेज के अंदर हम क्या करते हैं? वैलिडेट के फेज के अंदर हम क्वालिटी को मजीद वेरीफाई करते हैं, और हम रेलिवेंस चेक करते हैं कि जो हमारा गोल है, जो हमारा मशीन लर्निंग का गोल है, क्या हमारा जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो उसके लिए फायदेमंद है और उससे रेलिवेंट है या नहीं है, ठीक है? ये इंश्योर करते हैं कि हमारा डेटा एक्यूरेट है और प्रॉब्लम डोमेन से बहुत ज्यादा उसका रेलिवेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है? और फिर आपका ये देखते हैं कि ये मॉडल को ट्रेन करने के लिए कितना हेल्पफुल होगा, ठीक है? इसके बाद हम एनालिसिस के ऊपर जाते हैं, जहां पे हम डिफरेंट फीचर पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि आकिब ने भी बताया, अयाज ने भी बताया, मुस्तफ़ा ने भी बताया, इन सब लोगों ने उसको डिस्कस किया, ठीक है? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम ये सारा कुछ देखते हैं कि हमारा डेटा इस के अंदर पैटर्न्स फाइंड करके उसको उसकी फीचर इंजीनियरिंग करें, उन पे से इंसाइट्स निकालें और फिर उसको रेडी कर लें। उसमें हम डिफरेंट तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, और फिर हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, उसके अंदर कोरिलेशंस देखते हैं डिफरेंट कॉलम्स की, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम करते हैं। एंड देन हम उसको यहाँ पे इस फेज में हम अपने डेटा को पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं कि वो रेडी होता है मॉडल को देने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ठीक है? अब जहाँ पे जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, बिफोर लाइक दिस इज अ लिटिल बिट टेक्निकल, बट हम कोशिश करते हैं कि डेटा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकें जब हमने मॉडल को ट्रेन करना होता है ना, ठीक है? तो हम मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं? ट्रेन और टेस्ट डेटा के अंदर, वैलिडेट डेटा के अंदर करते हैं, ठीक है? हमारा मकसद क्या होता है कि हमारा जो मॉडल है वो सीखे और फिर वो अपने आप को टेस्ट करे वैलिडेटेड डेटा के ऊपर, ठीक है? जिसको हम टेस्ट डेटा भी कह सकते हैं, ठीक है? दिस इज नॉट द एक्चुअल डेटा जिसपे हमने मॉडल को फाइनल टेस्ट करना है। ये डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हैं, आप लोगों को मैंने 10 क्वेश्चंस दिए, ठीक है? मैंने आपको कहा कि इस 10 क्वेश्चन पे अपने आप को इसमें से पैटर्न्स अंडरस्टैंड करो, इसको एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो, और उसके ऊपर इसमें से, और टोटल 10 क्वेश्चन थे जो मेरे पास थे, जो मैंने यूज करने थे। उसमें से 8 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए कि इस पे अपना लॉजिक लगाओ और समझो कि क्या हो रहा है, ठीक है? एंड देन देयर विल बी 2 क्वेश्चंस जो कि मैं अलहदा से रख लूंगी, और जब आप 8 क्वेश्चंस को अपने आप को लर्न कर लेंगे, तो आप अपने आप को 2 क्वेश्चंस के ऊपर, फॉर एग्जांपल लाइक 80-20 की रेशो होती है नॉर्मली, या 70-30 की भी होती है, ठीक है? तो आप उसके ऊपर अपने आप को टेस्ट करता है, मॉडल अपने आप को टेस्ट करता है कि मैंने जो लर्न किया वो मैंने सही लर्न किया कि नहीं किया, ठीक है? अगर उसने लाइक अंडरस्टैंड करके, जी अयाज, जी मुस्तफ़ा, अयाज यू कैन गो जी। जी जी। अयाज, डू यू वांट टू से समथिंग? यू आर ऑन म्यूट। मैम जी मैम सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया। मैं इस पे थोड़ा ऐड करना चाह रहा था, जी। पर जी रेज हैंड हो गया थोड़ा जल्दी। तो मैम मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि क्या होता है कि हम जब अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं ना, उसके बाद हम उसको जो डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस
उसमें उस डेटा को हम जो है ना दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हो जाता है हमारा ट्रेनिंग डेटा और दूसरा हो जाता है हमारा टेस्ट डेटा। तो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा पर ट्रेन हो जाए, उसके बाद टेस्ट डेटा पर जो है ना अपनी प्रिडिक्शंस दे दें हमें। तो क्या करते हैं हम कि हम जो हमारा टेस्ट डेटा होता है ना उसको बिल्कुल ही अलग कर देते हैं हमारे वैलिडेशन डेटा से। हम टेस्ट डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक हमारा होता है टेस्ट डेटा और एक होता है हमारा वैलिडेट डेटा। हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारा मतलब हम जो प्रोसेस कर रहे होते हैं मशीन लर्निंग मॉडल की ट्रेनिंग का और उसकी टेस्टिंग का, तो हम कंटिन्यूसली उसको जो है ना टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना जो है ना एक्यूरेट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद जो हम उस पर हम जो है ना हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, वो सारी जो चीज़ें कर रहे होते हैं वो हम अपनी जो वैलिडेशन डेटा होती है ना उस पर कर रहे होते हैं। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो टेस्ट डेटा हो वो हमारे मॉडल के लिए बिल्कुल अनसीन हो, उसको हमारे मॉडल ने पहले कभी देखा ही ना हो। इसीलिए हम जो है ना वैलिडेट डेटा पे उसको जो उसकी उसकी जो है ना प्रिडिक्शंस और उसकी टेस्टिंग वगैरह करते रहते हैं। जी अयाज, तो इसके अंदर मैं आपकी वही बात को ऐड करना चाहूंगी कि आपने कहा कि हम टेस्ट डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम टेस्ट डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते। हम अपना जो ट्रेनिंग डेटा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके अंदर से एक हिस्सा हम जी वैलिडेशन जी। डेटा का निकाल लेते हैं, जिसके ऊपर मॉडल अपने आप को टेस्ट करता है, लाइक इंटरमीडिएंट टेस्टिंग करता है, ठीक है। और कुछ हिस्से पे अपने आप को ट्रेन करता है। और जो आप कह रहे हैं कि वो जो टेस्ट डेटा नहीं दिखाना होता वो टोटल सेपरेट होता है। सो वो तो उस टेस्ट डेटा को हम डिवाइड नॉर्मली नहीं करते, उसको हम बिल्कुल सेपरेट रहने देते हैं, राइट। ओके, थैंक यू मैम। जी। सो होता यही है कि आपके पास जब एक डेटा है, ठीक है, तो आपने जो इन्होंने किया, अयाज कह रहे हैं दैट इज द सिमिलर पॉइंट, कि आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा है आप उसको उसमें से 80% ट्रेनिंग के लिए रखते हैं और 20% टेस्ट के लिए रखते हैं। बट दिस टेस्ट डज नॉट मीन कि आपका फाइनल टेस्ट इवेल्युएशन नहीं हो रही होती है, फाइनल टेस्ट भी नहीं हो रहा होता है। जब आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, कंपनी में जब आप काम करते हैं जानेंगे, आपके पास जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है तो वो आपको एक ट्रेन डेटा देंगे और एक टेस्ट डेटा देंगे। टेस्ट डेटा को आपने बिल्कुल साइड पे कर देना है, फॉरगेट अबाउट टेस्ट डेटा कि अभी आपके पास है भी नहीं, ठीक है, उसको आपने सोचना भी नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट ट्रेनिंग डेटा उठाना है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक छोटा सा पार्ट टेस्ट के लिए रखना है और एक मेजर पार्ट ट्रेन के लिए रखना है। फिर मॉडल अपने आप को ट्रेन करता है, समझता है पैटर्न्स को, फिर अपने आप को वो जाके चेक करता है 20% पे, जैसे कि दो क्वेश्चंस के ऊपर। अगर उसको लगता है कि ये आंसर्स ठीक हैं और उसकी एक्यूरेसी सही आ रही है, उसके रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, तो वो हम उसके एक्यूरेसी स्कोर के ऊपर बेस करते हुए हम उस मॉडल को फाइनलाइज कर लेते हैं। बट समटाइम्स इट हैपन्स कि जो है वो आपका जो मॉडल सही तरह ट्रेन नहीं हुआ था, देन वी विल कीप ऑन ट्रेनिंग द मॉडल अंटिल उसका एक अच्छा आपके पास रिजल्ट आ जाए। और उसके बाद फिर हम जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है तो देन वी विल गो टू द इवेल्युएशन फेज। अब इवेल्युएशन फेज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि मॉडल को इवेल्युएट करते हैं। और मॉडल को डिफरेंट मैट्रिसेस होती हैं जिसकी बेस पे हम इवेल्युएट करते हैं, डिफरेंट स्कोर्स होते हैं जिसमें एक्यूरेसी होता है, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के स्कोर्स होते हैं। हम वहां पे अपने मॉडल को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। वंस द मॉडल इज इवेल्युएटेड, फिर हम क्या करते हैं कि मॉडल को डिप्लॉय कर देते हैं। जब मॉडल को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मॉडल प्रोडक्शन की एनवायरनमेंट में चला जाता है, ठीक है, जहां पे वो रियल टाइम डेटा के ऊपर प्रिडिक्शंस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके पास नया डेटा आता है जो टोटली अनसीन होता है, ठीक है, जो हमारे पास नहीं होता नॉर्मली, जो कि रन टाइम पे क्रिएट हो रहा होता है, वो उस बेस के ऊपर अपने आप को इवेल्युएट कर रहा होता है। वंस हम, जी आखिर। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द डाटा कलेक्शन स्टेज। जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसके ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, या ये कह लें अगर हम रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री की बात करें मैम, हमारे हमें एक चीज़ फेस करते हैं कि हमारे पास डाटा सोर्स एक नहीं होता। हमारे पास एक केस हम ले रहे हैं जिसमें हमारे पास 3 से 4 मल्टीपल डाटा सोर्सेज हैं। मैम, उस केस में हम डाटा को एक फॉर्मेट में कैसे करेंगे? मतलब अगर हमारे पास एक क्लाउड है, एक हमारे पास एपीआई है और एक गुड। हमारे पास एक फाइल है,
अब इस सिनेरियो में वैसे तो हमें एक फाइल दे दी, हमें पता है एपीआई दे दी, हमें उसका भी पता है, हमने एपीआई से फेच करना है। अगर हमें क्लाउड है तो हमने उसकी भी एक्सेस लेकर उसे फेच करना है। लेकिन अगर 3 डिफरेंट सोर्सेज से हमें सेम टाइप का डाटा है और हमें कहा गया है, हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपके पास ये डाटा सोर्सेज है, इनकी मदद से आपने मॉडल ट्रेन करना है, देन हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दैट काइंड ऑफ वे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ऑल्दो इट्स अ वेरी एडवांस क्वेश्चन, बट मैं आपको आंसर करती हूँ। बट आगे ऐसे करेंगे आगे के, अगर थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आपको लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा सा उनका नॉलेज शायद उस लिहाज से थोड़ा कम हो, तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। विल कीप दोज क्वेश्चंस एट द एंड, बट मैं आपको आंसर करती हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है? क्योंकि अब जो मैं आंसर करूंगी वो थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करना और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? बट नो आई विल प्रॉब्लम मैम। आंसर जी। होता क्या है कि हमारे पास डिफरेंट बिग डेटा के हमारे पास टूल्स और टेक्नोलॉजीज होती हैं। वन ऑफ दैट इज, जैसे फॉर एग्जांपल अपाचे फ्लिंक है, ठीक है? हम उसको यूज करते हैं। अब वहां से क्या होता है, काफका और अपाचे फ्लिंक का क्या कनेक्शन होता है? अब आई डिडंट वांट टू यूज दिस टर्म्स, लेकिन मैं खैर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता है क्या है कि हमारे पास काफका के अंदर जो डिफरेंट सब्सक्राइबर्स होते हैं, जहां से आपके पास डेटा आ रहा होता है, वो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। सो फर्स्ट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन इन काफका, जहां पे डेटा को हमने एक फिक्स्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो आपने काफका में नहीं किया है तो आप वो काम जाके फ्लिंक में कर सकते हैं, जो कि आपको एसक्यूएल तरह की एक फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? और फिर आप वहां पे डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसको फाइनली डेटा वेयर हाउस में हम पहुंचा देते हैं, जहां से वो डेटा यूज होगा आपकी उसके लर्निंग के लिए। मैम, जी, मैम काफका हमारे पास रियल टाइम स्ट्रीम्स को डील नहीं करता क्लस्टर एनवायरनमेंट में? इट डज, लेकिन अगर आप जैसे, अगर हमारा तो अभी यहाँ पे हमारा डेटा रियल टाइम स्ट्रीमिंग में ही आ रहा होता है ना। नॉर्मली हमारे पास जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आईओटी डिवाइसेस, ठीक है? तो वो डेटा, अच्छा, अब जो डेटा आ रहा है, द थिंग दैट वी आर टॉकिंग, कि अगर हमारे पास रियल टाइम डेटा आ रहा है, ठीक है, और एंड इट इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, तो वो डेटा तो आपके पास रियल टाइम में आ रहा है, बट देन इट ट्रांसफॉर्म्स एंड गोज इनटू द डेटा वेयर हाउस आफ्टर बीइंग, आफ्टर जो भी उसके ऊपर ईटीएल परफॉर्म होने के बाद वो डेटा वेयर हाउस में जाएगा, और उसके ऊपर फिर मॉडल जाके जो आपका वो होगा, ठीक है? अब जब वहां से डेटा लेना है तो यू कैन से कि वो बैच इसके अंदर डेटा आ रहा है, या जिस तरीके से भी उसने डेटा को करना है, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस। बट द थिंग इज, जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं रियल टाइम में, देन इट्स नॉर्मली कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीमिंग सर्विसेज, बट वी हैव बोथ ऑप्शंस। और जैसे ओके फ्लिंक मैम। है, वो भी आपका इवन जो है बैच बैच प्रोसेसिंग भी आपको अलाउ करता है, और आपको लाइक स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी अलाउ करता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सी सिचुएशन में क्या काम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। बट आई थिंक दिस इज वेरी हाई लेवल, लेट्स नॉट गो इनटू दैट दोज डिटेल्स एट द मोमेंट। जी अहमद। मैम मेरा इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। जिस तरह लेट्स सपोज हमारे पास मल्टीपल तरह का डाटा है और मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, तो हम्म। अब हमने क्या करना है कि जिस तरह आपने अभी एक काफका का नाम लिया कि एक इस तरह का टूल है जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा को लेता है और उसको किसी एक और टाइप ऑफ डाटा के अंदर कन्वर्ट करता है। इस तरह अब लेट्स सपोज जिस तरह बिग डाटा होता है तो वो मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल टाइप्स का डाटा आ रहा होता है। तो लेकिन हमें तो एक फार्म के अंदर डाटा चाहिए, तो हमें क्या फिर हर एक डाटे की टाइप के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करने पड़ेंगे? जी ऐसा ही होता है अहमद, बिकॉज देखें, जो काफका है ना, ठीक है, या इवन आप फ्लिंक की भी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस काफका में भी हो जाती हैं, कुछ फ्लिंक में भी हो जाती हैं, ठीक है? तो आपको ये तो पता है कि आपका डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए, राइट? ये तो आपको पता है ना कि आपका डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए। तो जब डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, आपको ये भी पता है कि उन सोर्सेज से वो डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है? तो फिर आप अपने स्क्रिप्ट्स लिखते हैं जो कि आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं इन द फॉर्म दैट यू वांट इट टू बी। तो जब ये फॉर श्योर ऐसा ही है कि डिफरेंट सोर्सेज से डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहा होता है, तभी तो फिर ये दरम्यान में हम काफका के ऊपर हम डिफरेंट ईटीएल्स लिखते हैं जो कि उसको ट्रांसफॉर्म करता है उस शक्ल में। या फिर फ्लिंक के अंदर हम अपना डेटा को वहां से सब्सक्राइबर से लेके फ्लिंक को देते हैं, फ्लिंक उसको उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके फिर वो सेंड कर देता है, एंड देन फ्लिंक बिकम्स द सब्सक्राइबर, और वो उसको लाइक प्रोड्यूसर बन जाता है, और वो उसको प्रोड्यूस करके तो डेटाबेस के अंदर सेव कर देता है। सो इट लाइक ऑफ कोर्स लाइक जो डेटा है वो डिफरेंट जगहों से डिफरेंट फॉर्मेट में ही आ रहा होता है, एंड देन वी ट्रांसफॉर्म इट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांट इट टू बी। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। तो मैम काफका के अलावा आपने सेकंड टूल जो बताई है वो शेयर कीजिएगा दोबारा। पाशे फ्लिंक।
मैम इसकी स्पेलिंग से APACHE, Apache, and then Flink, FLINK. और मैम ये जो सारा प्रोसेस है ये फुली ऑटोमेटेड होता है, मतलब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं उस ये फुली ऑटोमेटिक हो जाता है ये या बहुत हम डिटेल प्रोसेस मैन्युअली होता है। करते हैं? आई मीन स्क्रिप्ट यू आर गोइंग टू राइट बाय योरसेल्फ। ऑफ कोर्स आपको स्क्रिप्ट तो खुद ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है, अच्छा इसमें मजे की बात ये है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको इतना आसान नहीं है समझना और या एक्सप्लेन करना। बट फॉर एग्जांपल आपने एक स्क्रिप्ट लिखा है, अब वो जो स्क्रिप्ट है ना वो भी गिट में पड़ा होगा। अब जैसे आपने स्क्रिप्ट चेंज किया है तो फिर आप कमिट करेंगे तो आपका नया वर्जन बन जाएगा। तो देयर आर लाइक जो आपकी रिपोजिटरीज हैं और वो जो आपकी पाइपलाइन है वो डिफरेंट, आई मीन इट्स नॉट लाइक एक गिट रिपोजिटरी ही कनेक्टेड होती है, ठीक है। लाइक आप जब हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे पास लाइक इतने सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं जो गिट रिपोजिटरी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और जब वो कोई भी सोर्स उसको कमिट करता है तो वो एक नया वर्जन बन जाता है। सो इट्स नॉट लाइक कि एक पाइपलाइन है जो फॉलो हो रही है, मल्टीपल पैरेलल कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस हो रही होती हैं जो ऑटोमेट की होती हैं। तो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट तो खुद ही राइट करना होता है, बट जब स्क्रिप्ट में चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस चेंज हो जाए या वर्जन चेंज हो जाए या टाइम पाइपलाइन तो नहीं मैं कह सकती चेंज हो जाए, बट द थिंग इज लाइक जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए तो वो उस वक्त ऑटोमेट हो जाती हैं। ऑटोमेटेड हम ऑटोमेट करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। सो गाइस लेट्स कम बैक टू वेयर वी वर। अच्छा तो सबसे पहले जो बात थी वो डेटा कलेक्शन और मैनेजमेंट की थी। ये इनिशियल स्टेज होती है, इसमें हमने गैदरिंग, क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा करते हैं। और माशाल्लाह से जितनी दफ़ा हम ये रिवाइज करें आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका मॉडल डेवलपमेंट का फेज आता है। अब मैंने इसके अंदर सारी डिटेल्स नहीं लिखी, सारा कुछ इसके अंदर आप अंडरस्टैंड करें कि आ गया है, ठीक है। फिर आपका मॉडल डेवलपमेंट का आता है, आपने बिल्ड किया, ट्रेन किया मॉडल को प्रिपेयर डेटा के ऊपर, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपने जो भी आपके लिहाज से एल्गोरिदम से वो लगाए, आपने हाइपर पैरामीटर सेट किए, ठीक है। और आपने अपने मॉडल को रिफाइन किया, ठीक है, और ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस कर सकें। जी शहरियार। मैम मेरा सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या जी आगे आप मॉडल बनाएंगे, मतलब सब सारे मिलके, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा कोई एफर्ट होगी कि हाँ जी, प्रैक्टिकली हम देख रहे होंगे लग तो कि ये रहा है, बन रहा है, क्योंकि लग तो अभी रहा तो है, सारे के सारे बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस जा रहे हैं, ठीक है, हाँ। और समझ नहीं जब आ रही है। जब होगा ना बिल्डिंग का काम है ना, तो उसके बाद जब आएंगे ना एरर्स तब आएगा मजा। we will do ठीक है, that इंशाल्लाह, बट एरर्स आप लोग खुद ही यस। निकालेंगे। आई विल शो यू हियर, आई विल शेयर द कोड और उसको रन करना, फिर उसको अपने अपने लिहाज से मॉडिफाई करना। मजा तब आएगा कि जब मैं आपको यहाँ पे कोई चीज एक्सप्लेन करूंगी ना, ठीक है, एंड आई वुड वांट कि आप लोग अपने अपने लिहाज से डिफरेंट सिनेरियोज लेके कैगल से डेटा डाउनलोड करें और उसको अपने अपने लिहाज यस से मॉडिफाई करें। तो फिर मजा आएगा, आपके एफर्ट्स तब लगेंगी कि कि आप लोग वाकई कुछ करना चाह रहे हैं। और उसके एरर्स भी आप लोगों ने खुद ही फिक्स करने हैं, ठीक है। आई विल जी ओके, मैम हम ट्राई ज्यादा करेंगे। चैट एक्यूरेसी जीपीटी में जिंदाबाद। ज्यादा कामयाब। जी That would be fun, ma'am. हाँ या ये दैट सही वुड है, बी बहुत फन। मजा आया इसमें। तो उसमें ये है कि आप लोग लाइक व्हाट यू कैन डू, यू कैन वर्क इन ग्रुप्स। आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं एक चीज एक्सप्लेन करूंगी कि फॉर एग्जांपल हम एक नोटबुक लेंगे, मैं उसमें एक कोई भी डेटा लेके उसको हम लोग बताएंगे कि हमने ये काम कर लिया, ठीक है। देन आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग क्या करें कि मेक अ ग्रुप, और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम डिवाइड कर सकते हैं अपनी क्लास को कि इतने लोग जो हैं इस आप लोग एक कैगल का डेटा उठाएं और उसकी अपनी नोटबुक बनाएं, ठीक है। एंड देन द अदर ग्रुप विल मेक देयर एंड देन यू विल शेयर द नोटबुक्स विद अस, ठीक है, ताकि हम सारे स्टेप बाय स्टेप इकट्ठे इकट्ठे चलें, ठीक है। और फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक नोटबुक बन गई, मेरी एक नोटबुक है, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर 3 और 4 ग्रुप्स, ठीक है। सब लोगों ने अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर लिया और उस नोटबुक में क्या क्या होना चाहिए, आपकी डेटा क्लीनिंग होनी चाहिए, प्री प्रोसेसिंग होनी चाहिए, और एनालिसिस हो गया, फीचर इंजीनियरिंग हो गई, आपका मॉडल ट्रेन हो गया, आपके हाइपर पैरामीटर्स ट्यून हो गए, जो भी सारा काम है, और आपके पास मॉडल एक मॉडल बन के आ गया, सही है। तो ये चीज यहाँ पे कंप्लीट होगी। फिर आप लोगों ने यस मैम। फिर आप लोगों ने जो है वो काइंड ऑफ यहाँ पे आके शेयर करना है, बताना है कि आपका मॉडल क्या कर रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द लर्निंग। अगर हम जस्ट अगर आप जस्ट वही फॉलो करेंगे जो कोड मैं आपको शेयर करूंगी, दैट वुड नॉट बी अ लर्निंग, राइट। मजा तब आएगा कि अगर आप अपने लिहाज से, क्योंकि तब आप सीखेंगे कि अगर मैंने अपने सिनेरियो के लिहाज से इसको इम्प्लीमेंट करना है तो मैंने क्या करना है। बट एट द सेम टाइम आप लोगों ने एरर्स खुद निकालने हैं, ठीक है।
Yes, ma'am. बिकॉज आई नो कि जब हम कोड करना शुरू करते हैं तो देर आर लाइक चैलेंजेस स्पेसिफिकली विद पाइथन, बट जितना आप उसको सीखेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे के, उतना ही हमें बेनिफिट होगा सबको। ठीक है? आर यू विद मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. अच्छा। तो और हम इंशाल्लाह जल्दी करना शुरू कर लेंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आई थिंक अगले हफ्ते से हमने मॉडल पे आ जाना है, ठीक है? और लाइक हम थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक। आई थिंक टुडे, अगर आई थिंक आज तो शायद नहीं टाइम मिलेगा, गिट वगैरह का सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, लेकिन अगले हफ्ते हम देखेंगे गिट की बेसिक कमांड्स। अब जो लोग ज़्यादा इंडस्ट्री में काम करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स कमांड्स दैट वी यूज, लाइक गिट को हम बहुत हाई लेवल पे भी यूज कर सकते हैं, बट इन दिस कोर्स वी विल जस्ट कवर द गिट दैट इज रिक्वायर्ड। बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है ना, हम बस उतना ही कवर करेंगे, ठीक है? सो अगर आपको लगता है आपको गिट में ये भी पता है वो भी पता है, तो calm down, इट्स ओके, वी विल जस्ट कीप थिंग्स सिंपल। सही है? तो अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कोई चीज़ बहुत फायदेमंद सबके लिए हो सकती है, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर। अच्छा, तो अब बात हुई कि हमने मॉडल डेवलपमेंट किया, फिर वैलिडेशन किया, आपने मॉडल को रिग्रेसली टेस्ट किया, वैलिडेट किया, ठीक है? और आपने अपने उसके लिहाज से परफॉर्मेंस वगैरह चेक की कि वो कोई बायस वगैरह तो नहीं है, ठीक है? और वो अच्छी दे रहा है। उसके बाद फिर आपने क्या किया? let me pull up। उसके बाद आपने किया सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, जो हमने करना है, ठीक है? हमने करना है अपने कोड को मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है। एनीबॉडी हैज एनी आइडिया कि हम मॉड्यूलराइजेशन करते क्यों हैं और वो होती क्या है, क्या होती है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल कि हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो प्री प्रोसेसिंग का कोड हमने अलग कर दिया, ट्रेनिंग का अलग कर दिया, और वैलिडेशन का, या ट्रेनिंग और वैलिडेशन को दोनों को मिला के कर दिया, ताकि हम इसको दूसरी जगह भी यूज़ कर सकें। जस्ट लाइक पाइथन के जो पैकेजेस होते हैं ना, मतलब कि एक दफ़ा फंक्शंस बना दिए तो वो हमने बार बार यूज़ करने हैं, तो हमने उसको मॉड्यूल्स के अंदर हमने लिख लिया, तो ताकि जो है ना बाद में हम उसको यूज़ कर सकें। अच्छा, सही है, गुड। एनीबॉडी एल्स वांट टू ऐड समथिंग? यस मैम, अगर हम मॉड्यूलाइजेशन कर देंगे तो उसमें ये होता है कि अगर एरर आता है तो हम स्पेसिफिकली उसको स्पेसिफिकली एक मॉड्यूल में जाकर सारे को चेक कर सकते हैं, बजाय अगर हम एक मोनोलिथिक कोड लिखते हैं तो उसमें अगर कोड आता है तो पूरे के पूरा कोड हमारा क्रैश करता है। वाओ, इंटरेस्टिंग। या गुड, एग्जैक्टली। दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक है कि हम रीयूजेबिलिटी के लिए भी करते हैं और अपने कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम करने की कोशिश करते हैं, और हमारा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जी आके आप क्या ऐड करना चाहते हैं? मैम बेसिकली अगर हम मॉड्यूलर कोडिंग की बात करें, जब हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं मशीन लर्निंग के या बड़े से एमएल सिस्टम्स बनाते हैं, तो उसमें हम मॉड्यूल्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्टेजिंग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हमारे पास स्टेज 1 में ये काम हो रहा होगा, और हमारे पास उसके रेलेवेंट जितने भी फंक्शंस हमने उसके बनाए हैं, उसकी क्लासेस बनाई हैं, हमें पता है कि वो इसमें हो रही हैं, और हमारे पास जितनी स्टेज 1 से स्टेज मतलब एन स्टेजेस हैं, उसमें हमारे पास हर स्टेज एक पूरे प्रोसेस को डील कर रही होगी, और वो सारी इंटरलिंक होगी विया ऑर्केस्ट्रेशन, और वो एक खास ट्रिगर के तहत एक्टिवेट करेंगी। और दूसरा हमारा इसका सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हमारे पास एक टाइम एफिशिएंसी होती है। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास, अगर इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो जाता है, या हमारे पास एक वर्क फ्लो बन जाता है, जिस वर्क फ्लो के अंदर हम एक एक चीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, रादर देन कि हम अगर हमें बहुत बड़ा सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें हर चीज़ को हम देखें वो मैस्ड अप हुआ होता है। तो ऐसा नहीं होता, उसमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। इधर आपके जो मॉडल्स हैं वो इधर सेव होंगे, जो आपके लॉग्स हैं वो आपको ये बताएंगे कि आपकी कितनी रनिंग हुई है, ऑल दैट एवरीथिंग। गुड, नाइस। ये ऑर्केस्ट्रेशन का आपने बात की, ये आप कैसे लिंक कर रहे हैं इसके साथ? मैम बेसिकली जब हम मल्टीपल मॉड्यूल्स बनाएंगे, हमारे पास हम इस तरह ऑर्केस्ट्रेशन उसकी कर सकते हैं कि पहली स्टेज 1 डाटा को वो लोड करेगा, देन ऑटोमेटिकली वो क्या करे, जब हमारे पास ये वाली ट्रिगर ये कंप्लीट रनिंग हो जाए, तो ट्रिगर कर देगा वो स्टेज 2 के पाइपलाइन को, या ये कह दें कि आप स्टेज 2 के मॉड्यूल को वो ऑटोमेटिकली रन करेगा। और इसी तरह एक सीक्वेंस के तहत वो उन तमाम मॉड्यूल्स को बारी बारी रन करेगा, और जो जो हमारे पास जिस तरह हमने उसको प्रोग्राम किया होगा कि वो इसके बाद ये स्टेज है, इसके बाद ये स्टेज है, तो इस तरह हम नाइस, इसकी ऑर्केस्ट्रेशन कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस विद आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। जी रेहान? हाँ मैम, मतलब राउटिंग वाला हम बात हो रही है ना, कि जो हम राउटिंग करते हैं। नो, नॉट एग्जैक्टली। यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रेशन वो बात कर रहे हैं, वो पाइपलाइन की ऑर्केस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, नॉट रिलेटेड टू डॉकर्स एंड क्यूबरनेटीज की बात। ही इज जस्ट मेंशनिंग कि, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है।
मॉड्यूलराइजेशन अप्रोच में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो पूरा का पूरा कोड है हम उसको डिवाइड करते हैं मॉड्यूल्स के अंदर। मॉड्यूल्स मतलब कि folder, and within folder there are python like folder within folder there सब folders होते हैं। उन सब folders के अंदर हमारे पास python files होती हैं, और जो relevant code होता है वो एक like similar एक python file for example है, उसके अंदर सारा relevant code एक फाइल के अंदर होगा in the form of functions और in the form of classes, it all depends कि आप classes के थ्रू implement कर रहे हैं या functions के थ्रू implement कर रहे हैं, but the thing is कि एक python फाइल के अंदर एक तरह का कोड relevant code एक जगह पे होगा, दूसरे मॉड्यूल के अंदर जो कि दूसरा फोल्डर है उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स होंगी, ठीक है, उसके अंदर उसका कोड होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे जब सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पास सबसे पहले जब हम काम शुरू करते हैं तो हमारे पास सब लाइक वैसे भी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर में भी जब हम काम करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ना, राइट, आपने कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी होती हैं कि आपके पास लाइक देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, बट अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आपका इसके स्पेसिफिकली मैं एग्जांपल दूं तो आपका जो है वो ट्रेन और टेस्ट फाइल की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, तो ट्रेन डायरेक्टरी टेस्ट डायरेक्टरी हो गई आपके जो है लाइक फॉर एग्जांपल कौन से मेन कॉलम्स हैं, आई मीन देयर कैन इट ऑल डिपेंड्स। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम अपने लिहाज से लिखेंगे, ठीक है, जो हमें लगेगा कि कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहिए, बट नॉर्मली द कॉन्फ़िगरेशंस आर द सेटिंग्स or the variables that can be used in different modules at within like that can be used within different modules, ठीक है, लाइक वो काइंड ऑफ यू नो समटाइम्स ग्लोबल का कॉन्सेप्ट आता है कि आपको डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए जो कि आपको ग्लोबल चाहिए होता है ना, तो आप क्या करेंगे कि वो उनको कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर डाल देते होते हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो, सही है। अब एक आपका क्या होगा, आपका एक फॉर एग्जांपल मॉडल का एक फोल्डर होगा, उस मॉडल हम देखेंगे वैसे तो ये स्ट्रक्चर, बट अभी जस्ट एन ओवरव्यू कि एक मॉडल का स्ट्रक्चर होगा, उस मॉडल के अंदर आपके उस फोल्डर के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर एक config.py होगी जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, फिर उसी मॉडल के अंदर एक फोल्डर होगा प्री प्रोसेसिंग का जिसमें आपकी फॉर एग्जांपल दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो सकती हैं, एक प्री प्रोसेसिंग हो सकती है .py, एक डेटा हैंडलिंग हो सकती है, इस तरीके से आपके पास मॉडल ट्रेनिंग की हो सकती है, फिर आपकी एक मेन फाइल होगी जो ट्रेनिंग पे होगी, आई मीन देयर विल बी डिफरेंट, जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कैसे हमने ब्रांच बनानी है, बट जो ओवरऑल हायरार्की है उसको फॉरगेट करके आप समझें कि सब सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे पड़ी हैं, तो फिर आपने क्या करना है, एक ट्रेनिंग पाइपलाइन बनानी है, उसमें आपने जो है उस पाइपलाइन में आपने बताना है कि पहले स्टेज के ऊपर हमारे पास कौन सा क्या काम एग्जीक्यूट होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ डेटा क्लीनिंग थिंग तो आप कहेंगे कि डेटा क्लीनिंग का पार्ट पहले आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उस मॉड्यूल को कॉल कर देगा, वो कोड एक जगह नहीं लिखा होगा, तो ये जो ट्रेनिंग वाली पाइपलाइन है ये लाइक 6 और 7 लाइंस की एक पीवाई फाइल होगी जिसके अंदर बहुत फ्यू लाइंस लिखी होंगी, क्योंकि असल काम डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में डिवाइड हुआ होता है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि आपका जो है वो आपका कोड इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और उसके अलावा ये है कि आपका रीयूजेबल कोड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ग्लोबल वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल आप उसको कंसीडर कर लें तो आप हर जगह उसको यूज कर सकते हैं, आपको बार बार उसको एक्सेस करने के लिए डायरेक्टरी का पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, ठीक है, तो इस तरीके से होता है, सही है। तो अब ये है कि हम इसको एक मजे की एक्टिविटी है, बट हमारे पास माशाल्लाह स्ट्रेंथ 87 स्टूडेंट्स की है, बट वो एक्टिविटी ना सिर्फ 40 स्टूडेंट्स कर सकेंगे। सो मीनवाइल मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग अपने मोबाइल्स के ऊपर कहूत ऐप डाउनलोड कर लें, कहूत KAHOOT, तो जो पहले 40 ऐड हो जाएंगे उसके अंदर दे कैन प्ले दैट गेम, इट्स जस्ट अ फन गेम, सो दैट बिकॉज टुडे इज लाइक फॉर दिस वीक इट्स गोइंग टू बी आवर लास्ट सेशन, सो आई वाज लाइक थोड़ा सा फन एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है, सो इट्स कहूत KAHOOT कहूत, इसको डाउनलोड कर लें। तो अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू ML पाइपलाइन जो फीचर है इट इंक्लूड्स मॉडलाइजेशन, फिर हम अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, ठीक है, कि जो भी चेंज आ रही है, कन्फिग्रेशन आ रही है, पैरामीटर्स आ रही है, ये ट्रैक कैसे हो रहे होते हैं, ये गिट में होते हैं हमारे पास, क्योंकि सारी हमारी रिपोजिटरी ये गिट ऑटोमेटिकली इसको मैनेज कर रहा होता है, फिर हम CI अप्रोच यूज़ करते हैं पाइपलाइन को ताकि इनिशिएट हो सके आपकी पाइपलाइन, रिव्यू कर सकें और अप्रूवल का प्रोसेस कर सकें, ठीक है, तो ये हमारे पास मॉड्यूलराइजेशन अप्रोच आती है ML ऑप्स के अंदर, ठीक है। फिर अब अगर आपका मॉडल जब वैलिडेट हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मॉडल को रियल वर्ल्ड
उसमें डिप्लॉय करना होता है। उसमें हमारे पास जब हमने डिप्लॉयमेंट करनी होती है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमने उसको एग्जिस्टिंग ऐप के साथ इंटीग्रेट करना होता है। दिस कैन बी डन थ्रू डिफरेंट एपीआईज कि जहाँ जिसके थ्रू हमारा जो बैक एंड है वो हमारे मॉडल के साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। फिर हम उसके अंदर फ्रंट एंड को इम्प्लीमेंट करते हैं, सही है। और फिर हम अपने कोड को कंटेनराइज एप्लीकेशन में इमेज की फॉर्म में उसको कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, सही है। फिर उसके बाद आपकी मॉडल मॉनिटरिंग आती है। मॉडल मॉनिटरिंग के अंदर हमारे पास हम देखते हैं मॉडल ड्रिफ्ट्स को देखते हैं। हो सकता है डेटा ड्रिफ्ट्स आ जाएं, हो सकता है मॉडल ड्रिफ्ट्स आ जाएं। डेटा ड्रिफ्ट कैसे आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि आपने अपना एक मॉडल बनाया पाकिस्तान के लिहाज से, कोई आपकी ऐप थी वो लाइक कुछ भी एआई की एक एआई का मॉडल था, वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट उसको आप यूएस में लेके आए तो आपका डेटा, लोगों का जियोग्राफिक वो जो है क्या कह सकते हैं इंटरेस्ट, वो सारा कुछ चेंज हो गया। तो आपके मॉडल ने अच्छा परफॉर्म करना नहीं, लाइक खराब करना परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सो देयर इज अ मॉडल ड्रिफ्ट, ठीक है। डेटा ड्रिफ्ट हो सकता है, लोगों के इंटरेस्ट चेंज हो गए। लाइक फॉर एग्जांपल लोग पहले कुछ खास किस्म की मूवीज देख रहे थे, बट देन देयर कम अ सिचुएशन कि कोई और चीज हिट हो गई, तो वो लोगों का सारा ट्रेंड चेंज हो गया किसी वजह से, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, राइट। तो जो भी डेटा ड्रिफ्ट, मॉडल ड्रिफ्ट की वजह से चेंजेस आती है, तो आपके मॉडल की मॉनिटरिंग हम करते हैं। और जैसे ही आपको लगता है कि आपका कहीं पे जैसे इसमें रिसोर्स मॉनिटरिंग भी होती है और अलर्ट्स भी होते हैं कि अगर हमने अलर्ट्स डिफरेंट डैशबोर्ड्स हम लाइक हम प्रॉबेबली कवर करेंगे यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर कि हम करेंगे कि नहीं, मगर जैसे डिफरेंट डैशबोर्ड्स होते हैं, ग्राफाना होता है, प्रोमीथियस होता है, उसको देखते हैं, अपने मॉडल्स को, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपको लगता है कि मॉडल परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, तो वहाँ पे अलर्ट जनरेट हो जाता है। और जब अलर्ट होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि अपने मॉडल को अपडेट करते हैं, फिर उसको मॉनिटर करते हैं, फिर हम डिफरेंट गवर्नेंस और कंप्लायंस रूल्स को वेरीफाई करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि ओवर द टाइम हमारा मॉडल किस तरीके से मैच्योर हुआ है, और क्या वो मॉडल जो है वो इंडस्ट्री पैरामीटर्स के साथ कंप्लायंस है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लायंस का हम लोग कंप्लायंस के लिहाज से चीज़ों को वेरीफाई करते रहते हैं। आफ्टर फ्यू लाइक एक्चुअली हम हर कोड कमिट के बाद ही वो कंप्लायंस को चेक करता है यूएस में, क्योंकि यहाँ पे कंप्लायंस के बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। बट आई मीन इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस वेयर वी आर इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल, बट ओवरऑल फिर हम इसको कंप्लायंस वगैरह को चेक करते हैं। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। मेरा इरादा तो था कि हम शायद गिट विट कवर करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि अब हो सकेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि आपके क्वेश्चंस बाद में लेते हैं, लेट्स प्ले द गेम फर्स्ट। तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया काहूत? Yes, ma'am. It's जी downloaded. मैम। ओके, Yes, ma'am. well if you have downloaded, let's start playing. Let me see, आपको क्या नजर आ रहा है ना, फिर मुझे बताइएगा कि आपको नजर क्या आ रहा है। तो पिन नजर आ मैम रहा वी है मैम। नीड अ पिन। hmm? मैम पिन Yeah, दिखा रहा है मुझे। yeah, I know you need a pin. Only 40 people can join this game. So the rest of you can enjoy watching. देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। So I'm going to give you the pin now. 3, 2, Ma'am, जी, हाँ जी। ma'am, can you tell what this game is all about? Because I am not able to download this right now. दिस It गेम would इज be जस्ट जो हमने कवर किया है, हमने जो जस्ट कवर किया उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे, एंड आई थॉट लाइक व्हाई नॉट टू प्ले अ गेम जस्ट फॉर फन। सो okay. ये गेम जस्ट हमने जो कवर किया है ना उसको काइंड ऑफ इट्स अ समरी फॉर व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम गेम से रेलेवेंट या वैसे? आई मीन यू कैन आस्क रिगार्डिंग गेम, और बाकी के क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, जरा ये खत्म कर लें फिर उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैम स्क्रीन शेयर करें ना, जो गेम है उसकी कोई एक आपको फोटो। स्क्रीन शेयर नजर नहीं हो रही है? ओह ओके, लेट मी ये तो शेयर। आपकी शो हो रही है जी जी। मैम हाँ, आपकी आपको वो स्क्रीन शेयर हो रही है ना वाइट बस। बोर्ड। अच्छा ओके, जी लेट मी सी। नहीं ठहरे, रुके एक सेकंड, पहले मुझे स्टार्ट करने दे तो मैं देखूं। गेट रेडी टू जॉइन। ओके, आई विल गिव यू ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन नाउ। ओके, आप लोग इतने ईगरली इसको देख रहे हैं, उसने पिन देना ही छोड़ दिए। ओके, सो हियर इज द पिन।
Can you see? Good. यस मैम। Mm-hmm. So how you're going to play with it is like आपको मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आएगा, ठीक है, और आपको अपने मोबाइल पे 4 ऑप्शंस यहाँ पे भी नजर आएंगे, और ऑप्शंस के कॉरस्पॉन्ड आपको ना डिफरेंट वो नजर आएगा, ऑप्शंस नजर आएंगे। तो जो अच्छा इसमें काहूत में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सबसे पहले जल्दी से आंसर करता है। सो इट्स नॉट लाइक आराम आराम से देखें, अगर एक बंदे ने सही आंसर किया मगर उसने देर से आंसर किया तो उसको कम पॉइंट्स मिलते हैं। ओके ओके। अच्छा, 41 is it letting 41 42 43 probably 50 थे शायद, I don't know. I hope कि आप सारे प्ले कर सकें, but let's see. देयर लॉजिक गेट्स डिस्टर्ब। हाँ उनकी लॉजिक खराब हो गई है। उनको मॉडल रीट्रेन करना पड़ेगा। So I'll reiterate, सही आंसर और जल्दी आंसर, that will make you first. I think 50 पे रुक गया है ये। Yes. अच्छा, क्या कह रही है मुझे? Clear limit reached. Okay, I'm going to start. Okay. ओके मैम। बी, ब्लू वाला। चीटिंग नहीं करनी है, एक दूसरे को बता के किसी की हेल्प ना करें। Next. Okay. So Umar got the highest one, and Fahad, then Arham, Ali, and this is how it's going to be. तो देखते हैं आखिर तक कौन सबसे तेज जाता है, ठीक है? Okay, cool. Correct. Cool. Wow, Imrana, well done. आई थिंक इमराना का इंटरनेट तेज है। हाँ, ऐसा भी होता है। वी प्रोटेस्ट इट।
नजर लग गई। वासिफ, खूब। खूब। नाइस। इमराना वापस आ गई है उसके अंदर। ये सबको बहुत अच्छा समझ आया। नाइस। ओके। कौन है? हसु, जकी, and number one is Wasif. Congratulations, Hussein, Hussein, Zaki, and Wasif. Well done. So, guys, let me stop this one. जी, तो फाइनली हमारा ऑलमोस्ट एंड हुआ सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक, या तो मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है और मैं आई एम श्योर बाकी लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आपको कोई और काम नहीं है कि आप इतना अच्छा प्रिपेयर करके पढ़ा रही हैं। सर है, मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इसके बदले में अच्छा रिवॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जज़ाकल्लाह। प्रीटी अमेजिंग। थैंक यू सर। वो मैंने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, आई वाज लाइक जस्ट ट्राइंग, तो फिर मुझे सब्सक्रिप्शन लेनी थी, मैंने ली नहीं। मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ 40 नहीं, की। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग।
इट्स Thank अमेजिंग। और लाइफ में ये बात याद रखें कि हमेशा मैम रहमाना जैसे लोग आगे जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि इतने लोगों की हेल्प करते हैं कि जब किसी बंदे के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उन्हें यही लोग याद होते हैं। सर आपके जैसे भी। सही है। तो वो जो है तो इसलिए दोज हु वांट टू गो अहेड, बी अ लीडर, शेयर नॉलेज, फील एंजॉयमेंट इन शेयरिंग नॉलेज, तो यू विल सी के यू विल कीप ऑन गोइंग अहेड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी किसी का क्वेश्चन है तो मैम रहमाना से पूछ सकता है 1 मिनट में, अदरवाइज मैं उसके बाद भी थोड़ा सा अवेलेबल हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। एंड आई विल आल्सो टॉक लाइक टू टॉक कपल ऑफ थिंग्स। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम टेक्निकल क्वेश्चन कर सकते हैं जो लेक्चर के ड्यूरेशन में हुआ था तो। क्या कौन सा? मैम जैसा कि आपने बताया था कि हम जब एक पूरी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उस पे मतलब देन हम डॉकराइज करते हैं और फिर हम उस डॉकर को डिप्लॉय करते हैं, इस तरह हमारे पास एक वर्कफ्लो होता है। जी मैम इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट है, हमने उस पे मल्टीपल मॉड्यूल्स बनाए हैं, मतलब मल्टीपल स्टेजेस की, मल्टीपल ईच मॉड्यूल कंटेन अ सिंगल स्टेज, तो अब हम जब उसको डॉकराइज करेंगे तो उसमें हमें जब हमने उसकी कमांड रन करनी है तो हमें उसकी सारी फाइल्स पे करना होगा या सिर्फ डॉकराइज हमें सिर्फ उसके मॉडल को करना होगा जो हमारा बेस्ट अभी एक्यूरेट मॉडल हमने जो सेव करवाया है? काइंडली मैम इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए इसमें ऐसा है ना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगी, ठीक है। वो एक अलहदा कंटेनर पे रन होगी, ठीक है। आपका जो बैक एंड है, जैसे कल सर ने भी बताया था, माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर जब यूज़ होता है तो आपके जो मतलब आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो उस लिहाज से कि आप डिपेंड करता है आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो जैसे अगर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मॉडल है वो अलहदा से डिप्लॉय होगा और उसका फिर उनका आपस में कनेक्शन होगा डिफरेंट कंटेनर्स का, और फिर उस तरीके से वो फिर कॉन्फ़िगरेशंस करके तो रन होते हैं। अब डिपेंड करता है, हम देखेंगे किस तरह इंप्लीमेंट करना है हमने अपने सिनेरियो में AWS के ऊपर शायद। लेट्स सी। ओके मैम। एक बात मुझे थोड़ा सा काइंडली गाइड कीजिएगा, बल्कि इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि रियल टाइम सिनेरियो में जो हम जो मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, लाइक जो .py हमारी फाइल्स होती हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ये थोड़ा सा अगर आप गाइड करते हैं। देखिए असल जब हम रियल टाइम काम करते हैं ना तो काफ़ी काफ़ी हद तक होता है कि हम क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, बट इट डजेंट मैटर अगर आप फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या आप क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आपकी कंपनी। बेहतर अप्रोच क्लासेस के थ्रू होती है, लाइक जो बेहतर अप्रोच होती है, ऑफ कोर्स वो क्लासेस को। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं इसमें सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई ऊप समझने में टोटल आधा घंटा लगता है। जी सर। जब आपको चीजें पूरी आ जाएंगी ना तो हमें बताइएगा, हम आपको आधे घंटे में पूरी की पूरी ऊप करवा देंगे, तो ऊप से ना डरें बिल्कुल। जो सर मेन अगर चीज है वो है लीड कोड और AI/ML एंड डाटा एनालिसिस, इन चीजों पे फोकस करें। नहीं, रहमाना जो आपने जो जो जफर भाई, थैंक यू फॉर द आंसर। जो रहमाना ने जवाब दिया था दैट वाज आल्सो वेरी वैलिड। और आपने भी जफर भाई तकरीबन वही बात की कि इट डज नॉट मैटर कि वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्रेमवर्क चूज करते हैं। नॉर्मली आप पाइथन चूज करते हैं तो वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, उसमें क्लासेस ज़्यादा यूज़ नहीं होती, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या जो है आपका प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करते हैं, तो फिर उस टेक्नोलॉजी को आप उस हिसाब से यूज करते हैं। तो इट डज नॉट मैटर एट दिस स्टेज। ज़्यादा फोकस जो है वो इस टाइम पर हमारा इस एक्सरसाइज का जो है वो ML ऑप्स पर है और मशीन लर्निंग पर है। थैंक यू मुश्तबा, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। सो गाइस मैं आई वुड लीव नाउ, और थैंक थैंक यू यू मैम, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड रेस्ट ऑफ योर डे। बाय बाय। बाय बाय। जी स्टूडेंट्स, तो कल एक दो साथियों ने क्वेश्चन किए थे कि हम एक्सपीरियंस ले लें, हम दुबई चले जाएं फिर अमेरिका चले जाएं, तो उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा अपने आंसर को। पहली बात तो ये है कि मैंने अपने कैरियर में सिलिकॉन वैली में अभी तक किसी को दुबई से आते नहीं देखा। दूसरी बात यह है कि दुबई जाने से US आने में हेल्प बिल्कुल नहीं होती US आने के लिए। और तीसरी बात यह है कि US आ भी जाए तो 90%
लोग जो है वो बहुत ही छोटी और बुरी कंपनीज में चले जाते हैं और वो सारी उम्र बिल्कुल मिनिमम वेज पे काम करते हैं और लाइफ बहुत टफ होती है। तो जिस बंदे ने ओलंपिक्स में compete करना होता है और जीतना होता है, वो ओलंपिक्स के लिए सालों तैयारी करता है। वो ऐसा नहीं करता कि बस वो नॉर्मल रूटीन से कर रहा है काम और एक दिन वो ओलंपिक्स में भी पहुंच जाएगा 2 साल नॉर्मल रूटीन में काम करने के बाद। इसी तरह जो फैंग कंपनीज हैं, इनके लिए प्रॉपर तैयारी करनी होती है और वो तैयारी का टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप दुबई जाएं, वहां पे 1 साल के लिए कमरे में बंद हो जाएं और तैयारी करें, या अमेरिका आ जाएं और 1 साल के लिए कमरे में बंद हो जाए तैयारी करें। वो तैयारी आपने पाकिस्तान में करनी है और आइडियली बिफोर 6th सेमेस्टर खत्म होने से पहले पहले आपके गूगल के इंटरव्यू की तैयारी पूरी होनी चाहिए। अदरवाइज आपका आप यू आर लेट और आपका टाइम जाया होगा। जो लोग उससे आगे निकल गए हैं वो डिग्री के फौरन बाद गूगल की तैयारी पूरी करें और फिर पहली जॉब स्टार्ट करें जहां भी करनी है उन्होंने। तो और क्या कहते हैं, वो पहली जॉब दुबई में भी हो सकती है। जब आपको गूगल की तैयारी पूरी हो गई है तो बेशक वो दुबई में करें, यूरोप में करें, या जहां मर्जी कर लें, या बेशक मास्टर स्टार्ट कर लें एक और। अगर मास्टर की अपॉर्चुनिटी दुनिया में किसी एडवांस कंट्री में मिल रही है, जैसा अभी हमारा एक स्टूडेंट जो है वो साउथ कोरिया गया है तो वहां से वो अमेरिका चला जाएगा। तो क्या कहते हैं कि तो पहले गूगल की तैयारी करनी है आपने। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाँ, एक वालेकुम क्वेश्चन था। आप कह रहे गूगल की तैयारी करनी है, तो गूगल की तैयारी में लीड कोड के अलावा क्या क्या शामिल होता है? लीड कोड तो हम नाइन्टी साथ साथ परसेंट कर रहे हैं। 90% लीड कोड है। जितना जोर है लीड कोड पे लगा दें जब तक ये खत्म नहीं होता। ठीक है। और सर जो बाकी 10%? 99% जो लोग रिजेक्ट होते हैं वो लीड कोड के इन क्वेश्चंस की वजह से रिजेक्ट होते ठीक है। हैं। और ठीक सर है जो तो टेक्निकल पार्ट होता है इंटरव्यू का, वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। हाँ, वो ना भी आता हो तो कंपनी को कोई इतराज नहीं, कंपनी खुद सिखा लेगी। यानी कि इन कंपनीज के पास पैसा बहुत है, ये सिखा भी लेती हैं। गूगल से मुराद है दुनिया की टॉप 10 कंपनीज आईटी की या हाईटेक की या किसी और डोमेन की, इवन जिस तरह बोइंग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इन कंपनीज में जो है करोड़ों रुपए की सैलरी है महीने की। इवन स्टार्टिंग सैलरी जो है पाकिस्तानी 70 लाख रुपए तकरीबन, या 1 साल में इतने पैसे देते हैं कि आप 3 किलो सोना खरीद सकते हैं। और ये हर साल लाखों इंजीनियर्स को हायर करती हैं, लाखों को। जिस तरह अमेजोन में टोटल इस वक्त कोई 21 लाख लोग हैं। दीज कंपनीज आर सो ह्यूज। और ये अफ्रीका भी जाती हैं, तो इसका मतलब है इनमें हायरिंग बहुत ज्यादा होती है। बस आपने इंटरव्यू पास करना है और इंटरव्यू का मतलब है लीड कोड। ठीक है सर। हाय सर। जी सर, जैसे अब्दुल जुल्फिकार सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर, मैं ना 8th सेमेस्टर में हूँ राइट नाउ। ठीक है, और सी जी पे मेरा सर 3.0, तो होपफुली अब बढ़ जाएगा, 3.1 तक आ जाएगा। बट सर मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि मैं सर मिडिल क्लास में बिलोंग करता हूँ, तो घर का बड़ा भी हूँ। तो एट दिस पॉइंट के हमें सर अर्निंग की तरफ ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है। और लीड कोड समहाउ सर, मैं मेरे पास टाइम है तो मैं 100 प्रॉब्लम तक सॉल्व हाँ कर लूंगा। स्टार्ट किया जी हुआ मैंने। जी जी जी। तो सर तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक तो मेरा सीजीपीए कम है, तो उसके लिए सर मैं यूएसए कैसे आऊँ? आपने लास्ट टाइम कहा था सीजीपीए अराउंड 3.5 से अबव हो, देन आपका हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। पहली बात तो ये है कि जो क्या कहते हैं ना कि जब मैं स्कूल में था ना तो कुछ बच्चों ने ना 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने कमाई करना शुरू कर दी थी। ठीक है सर। साथ स्कूल भी आते थे, लेकिन जब हम मैट्रिक तक गए, मैट्रिक तक उन्हें कुछ नहीं था आता, सिर्फ सर्टिफिकेट ले रहे थे। इसी तरह कुछ बच्चों ने मैट्रिक के बाद ये काम किया, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि शायद प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहिए, अर्निंग करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, बला 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 जो भी रीजन है। इसी तरह कुछ लोग अंडरग्रेड के बाद ये करते हैं। तो ये घर वालों की एक्सपेक्टेशन हमारी सोसाइटी में ठीक है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में क्लर्क बनते हैं ना सीएसएस करके, वो भी सीएसएस को 1 साल देते हैं पूरा। तो हम बात कर रहे हैं दुनिया की बेस्ट कंपनीज की, पहली बात। और ये बात याद रखें, ये मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने मर्सिडीज का इंजीनियर बनना है तो उसका रास्ता चिंची की दुकान पे काम करने से बिल्कुल नहीं आएगा। उसकी पाथ ही डिफरेंट है, स्किल सेट डिफरेंट चाहिए होता है।
दूसरी बात कि लीड कोड के 100 प्रॉब्लम्स, तो लीड कोड में आपको अपने कंपटीशन से बेटर होना है, तो लीड कोड आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए कि रोजाना एक सवाल करें, कम से कम एक सेशन में आ जाएं। किसी दिन थके हुए आ जाएं, जिस दिन फ्रेश है फ्रेश आ जाएं, लेकिन रेगुलरिटी रखें ताकि ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जाए। और तीसरा, अगर मैं आपकी जगह हूँ, मैं अभी भी यूएस के लिए अप्लाई करूंगा और साथ पाकिस्तान में एमएस स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर इस साल ना भी हुआ तो अगले साल, और एमएस में मेक श्योर करूंगा जीपीए 4 हो, तो मैं अगले साल फिर दोबारा अप्लाई करूंगा। तो मैं एमएस की बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ। एमएस के 2 सेमेस्टर आपको चाहिए होते हैं अप्लाई करने के। सर व्हाट इफ अगर हम यही मास्टर अगर हम यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटी से कर लें, ठीक है, तो कोई मतलब अच्छी टॉप टियर 1 यूनिवर्सिटी से, तो ये बेटर ऑप्शन नहीं है? एक तो हमारा मास्टर आ जाएगा, उसके अलावा लीड कोड थोड़ा बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा उसके बाद जो मास एक्सपीरियंस। यूरोप जाने से लीड कोड कैसे बेटर होगा? सर कंटिन्यू रखेंगे ना इसको वहाँ पे स्टडी के अच्छा साथ। अच्छा एक तो अच्छा। सर स्कॉलरशिप वहाँ इजीली मिल जाएगी और स्निपेट मिल जाएगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं हाँ करनी बिल्कुल पड़ेगी बिल्कुल, उसके लिए। लेकिन ये बात याद रखें कि यूरोप के लिए जहाज में बैठने से पहले गूगल की तैयारी पूरी ना हुई तो पूरी जिंदगी पूरी नहीं होगी। यूरोप में सर आपको वही ना सर वही ना, अप्रोक्स 1 साल लगेगा हमें वीजे के लिए। हाँ तो तब बिल्कुल तक सर हम लीड कोड अप्रोक्स कोई सर 300 प्लस सॉल्व कर लेंगे अगर एग्जाम में क्लिक करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सर ये मेरी ऑप्शन बेस्ट है ना ये यूरोप जाने ये अब वाला? ऑप्शन आपकी ठीक है, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक दिन क्लास में जरूर प्रेजेंट करें एक सवाल, बेशक वो आसान हो मुश्किल हो, जो इजीली कर सकते हैं प्रेजेंट। सर ठीक हो गया। सही है। जो 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 इस सफर में जो लोग फेल होते हैं वो होते हैं जो बहुत मुश्किल चीजें शुरू कर देती हैं। तो आपने आपको थकाना बिल्कुल नहीं है, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है सर। जी, फिजा भट्ट का क्वेश्चन है कि गूगल के लिए तैयारी कैसे करते हैं। तो मैम मेरे 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं, तो आप स्लैक पे पूछ सकती हैं। तो वो टॉक्स एक दफा सुन लें तो उस पर फिर उनको सुन के पूरे का पूरा कैरियर प्लान करें। जिस भी एक्सक्यूज मी स्टेज है सर। तो उसमें काफी डिटेल से बताया गया जी। सर जैसा कि आपने कहा कि हम मतलब आके क्लास में प्रेजेंट करें, सर व्हाट वुड बी द मीडियम टू कम्युनिकेट कि अगर हमें प्रेजेंट करना है 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो सर हमें स्लैक, हम किसको मेंशन करेंगे ये कि हाँ मैं स्लैक पे करना मेंशन चाहता हूँ? करो, और ये क्या कहते हैं, टैग कर दो जो क्लास पढ़ा रहा है, जो मॉडरेटर है उसे, या उससे पूछ लो कि मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं किस दिन कौन सा टॉपिक प्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके ठीक सर। है, या प्रपोजल दे दें कि मेरा ये टॉपिक है, मैं इस पे देना चाहता हूँ, तो मैं किस दिन मुझे चांस मिल सकता है। तो अभी मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अभी आईकोड गुरु को 2 इवेंट्स में इनवाइट किया गया जिसमें आईकोड गुरु के लोग गए। एक था कॉमनवेल्थ का इवेंट इंटरनेशनल, और दूसरा इवेंट पाकिस्तान की एक टियर 1 यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो दोनों इवेंट्स ने ये कहा कि जी अपना हॉट शॉट बंदा भेजें जो आके बड़े जबरदस्त तरीके से आईकोड गुरु को प्रेजेंट करे, ताकि आईकोड गुरु का इंप्रेशन अच्छा पड़े, क्योंकि हम काम अच्छा कर रहे हैं तो इंप्रेशन भी अच्छा जाना चाहिए। तो गेस्ट करें कि हमने किन लोगों को भेजा होगा दोनों इवेंट्स में? सर जिसका लीड कोड अच्छा होगा। नहीं, ये नहीं कि प्रोफेसरों को भेजा होगा, स्टूडेंट्स को भेजा होगा, प्रोफेशनल को भेजा होगा, अच्छा दिखने वाले को भेजा होगा, अच्छी पर्सनैलिटी वाले को भेजा होगा, अच्छा बोलने वाले को भेजा होगा, किसको भेजा होगा? सर जो अच्छा प्रेजेंट करता होगा। अच्छा, तो जो अच्छा प्रेजेंट करता है उसने जाकर हाईकोर्ट को अच्छा प्रेजेंट कर दिया, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जिस तरह हमारे स्कूल या यूनिवर्सिटीज करती हैं। वो एक बंदा डिबेटर होता है, 4 साल वही डिबेट करता रहता है, ऐसा ही है। एक बंदा किसी चीज में अच्छा होता है, वो उसी को चांस देते हैं, बाकी क्लास को कुछ पता नहीं होता, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल राइट। सर। और बाकियों को चांस ही नहीं मिलता, बाकी अच्छे हो ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें किसी ने बताया नहीं है। तो हमने अपने मेडियोकर स्टूडेंट को, हमने अपने 2 मेडियोकर स्टूडेंट्स को भेजा है जो कि हमारी क्लासेस में रेगुलर आते हैं। तो मेरे से दोबारा ऑर्गेनाइजर ने पूछा कि बंदा ठीक भेज रहे हो ना? मैंने कहा आई एम सेंडिंग यू आवर बेस्ट शॉट। और वो मैंने क्यों भेजा है कि भाई जाओ, जो हाईकोर्ट गुरु को समझना चाहता है वो इनकी बातें भी समझ लेगा, लेकिन हम अपने बच्चों को चांस दे रहे हैं कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे जाके बोलना का अपॉर्चुनिटी ले। और अगर कोई बंदा इसलिए बैठा है कि मैं हाईकोर्ट गुरु से इसलिए इंप्रेस हूँ कि हाईकोर्ट गुरु का प्रेजेंटर अच्छा था, तो वी डू नॉट वांट टू इंप्रेस हिम, राइट।
हमें ये साइकोलॉजिकल इशू नहीं है कि लोग हमारी बातों पे तालियां बजाएं। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए हमारे स्टूडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डज इट मेक सेंस? तो अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। सर एक वन क्वेश्चन मेरा एक हो रहा है कि सर जो आपने लास्ट टाइम सैलरीज बोली थी, ठीक है, वो जस्ट सिलिकॉन वैली के अंदर ही है या फिर मतलब कि बाकी पूरी दुनिया में फैंक की कंपनी उससे ही मिलती है? बैंक की कंपनीज में सैलरीज काफी हाई होती हैं, जिस तरह जो इंडिया की सैलरीज हैं और अमेरिका की सैलरीज हैं उनमें थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। अगर फैंक कराची या लाहौर में आ जाती है तो आपको पाकिस्तान में भी सैलरीज बहुत अच्छी मिलना शुरू हो जाएंगी। लास्ट टाइम अपने आई थिंक 45,000 बोला था अप्रॉक्स, तो सर ये मंथली होती है या ईयरली होती है ये? 45,000 क्या? आपने सर रेंज बोली थी 25 से लेके 50 के राउंड अबाउट। और ये डॉलर्स डॉलर हैं पर मंथ, डॉलर्स पर पर मंथ। सर पर मंथ है। फैंक जो है स्टार्टिंग सैलरी कोई 3 लाख डॉलर देता है, उसे 3 किलो सोना आ जाता है। ठीक है सर। तो ये पैसे इतने ज्यादा हैं कि आपको गिनने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा है या कम एक्सक्यूज मी सर। है। जी। अच्छा सर, मैंने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और ये साथ साथ लीप कोड भी कर रहा हूँ, ये चीज़ें भी कवर हो रही हैं। तो उसके बाद मुझे सजेस्ट करें कि कंप्यूटर विजन, एनएलपी और जेन एआई, इन तीनों में से मैं किस चीज़ को चूज करूँ? मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में से सेकंड सेमेस्टर में कर रहा हूँ अभी। जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। क्या गूगल में या एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में, इन टीमों में जाने के लिए क्या इनका नॉलेज चाहिए? सर यही पूछना चाहते हैं कि इन चीज़ों में से मुझे अब किस चीज़ को पिक करना चाहिए, मैं वही बात और पूछ रहा हूँ। ये अगर लीड आपने कोड तो मैं लेट्स साथ सपोज साथ। अगर आपने गूगल में जेन एआई की टीम में जाना है तो आपको जेन एआई आनी चाहिए? जी बिल्कुल आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ये आपकी गलत फहमी है। सर काइंडली असिस्ट करें। हाँ, तो गूगल में हजारों टीमें हैं, सबका इंटरव्यू एक ही होता है। नेटवर्किंग की टीम हो, सिक्योरिटी की टीम हो, वीडियो की टीम हो, एंड्रॉइड की टीम हो, एआई की टीम हो, और वो इंटरव्यू होता है लीड कोड से। आपने सर 6 सेमेस्टर तक अपना ओढ़ना बिछोड़ना लीड कोड बना लिया अगर आपने बड़ी कंपनीज में जाना है तो। ये जो बज वर्ड्स है ना मार्केट के, इनसे दूर रहें तो अच्छी बात है। आप वो ठीक हो बनने गया जा सर। रहे हैं जो जेन एआई यूज करता है। जेन एआई का ट्रेंड 6 महीने बाद पुराना हो जाएगा, कोई और टर्म आ जाएगा। जिस तरह ब्लॉकचेन का काफी अरसा चलता रहा, वेब 3 का काफी अरसा चलता रहा। तो ये मार्केट के बज वर्ड्स होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक नई गाड़ी आ गई, उसकी लाइटें बहुत अच्छी हैं, एलईडी लाइटें लगी हैं, या उसकी सीटें हीटेड है, वो 6 महीने बाद लोग भूल जाते हैं। तो अपने आपको सॉलिड डेवलपर बनाए लीड कोड करके। पाकिस्तान में टॉप पे आए, लीड कोड के कंपटीशन में वहां पे टॉप पे आए, तो वो गूगल खुद ही ऑफर कर देगा और सिखा भी लेगा। गूगल कहेगा हमारे पास आ जाओ, हम आपको सिखा लेते ठीक है हैं। सर। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच। जी सर क्लियर। तो आप हमें में सिर्फ और एक लीड कोड अच्छे करना करियर है में सर। जो रास्ता है वो सिर्फ लीड कोड है, बाकी कुछ और चीज नहीं है। उजैर माइक म्यूट कर ले जी। नेक्स्ट। अच्छा सर, अगर जी आपकी आवाज चली गई है। अभी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल जी आ रही है आवाज, बोलो। ठीक है सर। जैसे कि अगर हमें खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर डेटा साइंटिस्ट का एक लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैं इसमें अगर जॉब हासिल कर लूँ और साथ में मैं लीड कोड में ज्वाइन करूँ, जॉब में जो छोटी कंपनीज है उनमें उनकी बात कर रहा हूँ, तो क्या ये ठीक रहेगा या फिर क्या करना चाहिए मुझे? ये इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुसाइड, कैरियर की खुदकुशी करना। एक बंदा जो ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहा है और वो कहे यार मैं शाम को ना ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर देता हूँ ताकि मैं अपने को फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ, तो ऑब्वियसली ट्यूशन में फ्री नहीं वो पढ़ा रहा, उसमें एनर्जी लग रही है, और उस बंदे का बिल्कुल सक्सेस का चांस ज्यादा होगा जो सेम एनर्जी सिर्फ ओलंपिक्स के लिए लगाता है। आप राइट। याद रखें ये जो 4 ईयर की डिग्री है इसे डिजाइन किया जाता है फुल टाइम। जो लोग इसे पार्ट टाइम बनाते हैं उन्हें रिवार्ड भी पार्ट टाइम ही मिलता है। ये बात याद रखें, नथिंग राइट कम्स फॉर सर। फ्री इन लाइफ। आप अगर आज 1 रुपया कमाएंगे तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूँ कि आप फ्यूचर में 1 लाख रुपया लूज कर रहे हैं कम से कम। ठीक है? राइट।
मसलन आप अभी 1 करोड़ रुपए की सैलरी ले सकते हैं, आपने माशाल्लाह अपने साथ फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू किया, घर वालों ने कहा हमारा बच्चा ही बहुत अच्छा, हमसे पैसे नहीं लेता, और उसके बाद पूरी उम्र 1 लाख रुपए वाली जॉब करते रहे और साथ ये सोचते रहे कि इस महीने में बच्चे की फीस दूं या बिजली का बिल दूं, और जब बिजली का बिल आया तो लड़ना शुरू कर दिया कि एसी किसने ज्यादा चला दिया था। राइट, दिस इज व्हाट इज बिल्कुल हैपनिंग सर, इन ऐसे पाकिस्तान, ऐसे ही राइट। होता है सोसाइटी। हाँ, तो आपने अपना जो गोल है बड़ा क्लियर रखें। राइट सर। जी मैम फिजा, आपका हैंड रेज है। अस्सलाम सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अभी लीड कोड की बात की, राइट? तो लीड कोड में हमें सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, या मतलब जो इंटरव्यू लाइक उस पे मैंने वेबसाइट देखी तो 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमने सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं या सिर्फ वही जो हमारी फील्ड या डोमेन में रोड मैप का जो है पार्ट है? जबरदस्त, जबरदस्त, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपसे क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अगर आपकी सैलरी 100 गुना बढ़नी हो तो आप सिर्फ अपनी डोमेन वाले करेंगे या सारे कर लेंगे, और इतने ज्यादा करेंगे कि याद हो जाएंगे? 100 टाइम्स मोर सैलरी। पहले तो मैं अपनी फील्ड पे करूंगी ना, ताकि वो तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्किल्स वहां से आए, ताकि जो जिस फील्ड में और मुझे उसके बाद जाना क्या है, करेंगे? ताकि कोई और कंपटीशन ना हो। अगर आपकी फील्ड से बाहर का क्वेश्चन इंटरव्यू ने पूछ लिया, फिर क्या करेंगे? मैं सर एग्जांपल देता हूँ आपको, कि अगर आप गूगल में आ रही हैं तो हो सकता है आपका इंटरव्यू मैं करूं। गूगल में जो 2 लाख बंदा है उनमें से कोई भी बंदा आपका इंटरव्यू कर सकता है, राइट? वो बंदा आपकी डोमेन का बिल्कुल नहीं होगा, और 90% चांस है कि उस बंदे ने आपका सीवी नहीं ओपन किया होगा, जिसमें मैं सीवी ओपन नहीं करता क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, आई डोंट हैव एनर्जी। सर जब आप तो सीवी ओपन नहीं करते तो आप कैंडिडेट को मतलब सिलेक्ट कैसे कर लेते हैं? हम सीवी नहीं ओपन करते, मैं सिर्फ चेक करता हूँ कोडिंग आती है कि नहीं आती। अगर लीड कोड आता है तो मेरी तरफ से पास है, लीड कोड नहीं आता तो मेरी तरफ से फेल है। तो जो 5 में से 4 इंटरव्यू है वो ऐसे ही होते हैं। एक इंटरव्यू होता है वो आपकी डोमेन से स्पेसिफिक होता है, उस बंदे ने सीवी पढ़ा होता है, वो आपसे गपशप नहीं करता, लेकिन उसमें नॉर्मली मोस्टली लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। जो फेल होते हैं वो कोडिंग इंटरव्यू में होते हैं सारे लोग। एक्सक्यूज मी सर। जी मैम फिर आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन का आंसर? यस सर, बट एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई किसी एक स्पेसिफिक रोल के लिए करती हूँ, मेरा आपने बोला कि जैसे कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो व्हाट इफ जैसे फॉर एग्जांपल एक डाटा साइंटिस्ट है, अब वो आप अप्लाई करता है अपने उसके लिए डोमेन के लिए, तो सर उसके पास ऑब्वियसली टाइम होगा कि मतलब वो बाकी चीज़ों पे भी फोकस करे, या मतलब उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स का? बिल्कुल 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 मैम, जो चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो प्रेप क्लास से बच्चों को गूगल की तैयारी शुरू करवा देते हैं। पहली क्लास से उन्हें पता होता है कि उनके बच्चे ने दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक ज्वाइन करनी है, और वो उसी वक्त से स्केड्यूल बना देते हैं। तो आपका कंपटीशन उन लोगों से है, ठीक है? और ये कंपनीज आपको मुंह मांगी सैलरी देती हैं, और इन बड़ी डिजायरेबल कंपनीज हैं, तो इसलिए तैयारी ज्यादा करनी होती है, राइट? मैं एग्जांपल देता और हूँ। सर मैं 2015 में एक फैन कंपनी में इंटरव्यू देने गया। वो मेरा पहला इंटरव्यू था, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, उसके बाद फुल साइकिल इंटरव्यू होता है। तो वो इंटरव्यू ने 2 क्वेश्चन पूछे, मैंने दोनों दे दिए जवाब, और 45 मिनट का इंटरव्यू था, हमने 30 मिनट में वो काम कर लिया, तो बाकी 15 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा थे, उसमें हम नॉर्मल गपशप करते रहे। उसने कह दिया सवाल बड़े जबरदस्त हैं, तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो फ्रेश ग्रेजुएट था अभी। उस बच्चे ने पूरे का पूरा लीड कोड 4 दफा खत्म किया हुआ था। अगर वो मेरी टीम में बच्चा अगर हम दोनों इकट्ठे काम करें तो शायद वो मेरे जो मैं उसे 2 डिग्री ऊपर हूँ, मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ, वो फ्रेश ग्रेजुएट होगा, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा था ही इज टू स्लो। तो तैयारी ज्यादा करनी होती
और मैम फिजा, जो आपका जीपी का क्वेश्चन है, मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं, प्लीज उन्हें सुन लें तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो। आपको और भी बहुत सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए जो भी आपके जहन में नहीं आ रही, वो सारी वहां पे दी गई हैं। सर आपके टॉक्स कहाँ से मिलेंगे? आज मैंने पहली बार सुना जी हुआ चैट है। में मिल जाएंगे या स्लैक पे मिल जाएंगे, मांग लें, स्लैक पे मैसेज में चैनल में पिन होंगे आई थिंक। जी स्टूडेंट, किसी और क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी सर इफ इज दैट द केस कि हमारा जो मतलब 90% लीड कोड अगर करते हैं हम उसको इंटरव्यू में कवर, तो मैं सर इसमें हमारा हैकाथॉन्स कहाँ पर लाई करते हैं, ये फिर क्या पार्ट प्ले करते हैं, फिर इनका होना उतना ज़रूरी क्यों है जितना हमारा लीड कोड का होता है? काइंडली सर इसको गाइड देखें, कीजिए। हैकथ देखें, एक चीज़ है कि आप टेक्निकली अच्छे हैं, दूसरा चीज़ है कि आपका सीवी स्टैंड आउट करता हो, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो हम टेक्निकली नॉन ही नहीं है। तो जब आप हैकाथॉन करते हैं तो प्रोफेसर और हैकाथॉन यानी कि बेसिकली आपने हर महीने 6 घंटे काम किया और सीवी पे एक नया प्रोजेक्ट आ गया इंटरनेशनल टीम के साथ। तो एक तो आप इंटरनेशनल कोलेबोरेशन सीखते हैं, आपको प्रैक्टिस होती है, प्लस आप इंटरनेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेते हैं उन लोगों से जब आपने स्कॉलरशिप हंट करना होता है यूनिवर्सिटीज के लिए। वो भी एक आई ओपनर होता है प्रोफेसर के लिए, भाई इसके पास एक जापान का लेटर है, एक कोरिया का है और एक अमेरिका से है या यूरोप से है, तो अमेजिंग। हम ऐसा वो लेटर नहीं लेते जो कि टिपिकल सा लेटर होता है कि इट इज सर्टिफाइड कि मैंने इसे सब्जेक्ट पढ़ाया था या एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था। तो जो नॉर्मल सीवी है उसमें सिर्फ बंदे का नाम होता है, सीजीपी होता है और डिग्री का नाम होता है, या एक इंटर्नशिप होती है या एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। तो हमारे स्टूडेंट के 20-30 प्रोजेक्ट होते हैं इंटरनेशनल। तो दैट इज हाउ वी स्टैंड आउट ड्यूरिंग द सिलेक्शन फेज। सर एज यू सेड अबाउट द प्रोसेस ऑफ लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, सर लेकिन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो सर सिर्फ वही नहीं दे सकता जो उसने आपको एकेडमिया में पढ़ाया हो या जो आपको जानता है, या वो भी नॉट दे एट सकता ऑल। है जिसने आपने। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैं खुद भी देता हूँ स्टूडेंट्स को। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप हर उस बंदे से ले सकते हैं जिसके साथ आपने डायरेक्टली काम किया है। उसे उसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखना आना चाहिए, जो कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ड्राफ्ट खुद लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक तगड़ा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है, वी नो दैट। तो हम अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं उसमें। वो एक टिपिकल सा लेटर नहीं होता कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल, ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बस इसे रख लो, बहुत अच्छा बंदा है। हम ऐसी बातें करते हैं जिससे ये सारी फीलिंग जाती हैं पढ़ने वाले को। तो बेसिकली हम अपने स्टूडेंट्स में 16 कैरेक्टरिस्टिक्स नोटिफाई करते हैं जो उसके सीवी में होती हैं। तो 4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं, तो हर जो रिकमेंडर है वो उनमें से 4 चीजों पे बात करता है। तो बेसिकली लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके सीवी को वेरीफाई कर रहे होते हैं या आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को वेरीफाई कर रहे होते हैं। सर लेकिन एक बात सुनी हुई है कि अगर आपका मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने वाला पीएचडी डॉक्टर है या फिर वो प्रोफेसर है, मतलब फुल प्रोफेसर है, तो इट इज मोर इम्पैक्टेबल। हाउ ट्रू आपने ये इट? बात किससे सुनी है? सर यूनिवर्सिटी से सुनी थी। कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पिछले 75 ईयर्स में कोई बंदा स्कॉलरशिप पे नहीं आया फुली फंडेड। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को पता होता है कि काम प्रोसेस कैसे चलता है, तो हाई कोर्ट गुरु स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को एक वर्ड होता है इंग्लिश में, रेपो। पता है उसका वर्ड का? यस सर। रेपो का क्या मतलब है? कि आप अपने रेपुटेशन। आप को, हाँ, आप अपने आप को पहले वैलिडेट करते हैं कि यू आर अकम्प्लिश्ड पर्सन टू राइट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो हमारे जो रेफरीज होते हैं वो पहला पैराग्राफ सिर्फ अपने बारे में लिखते हैं और उसके आखिर में कहते हैं, बेस्ड ऑन माई एक्सपर्टीज आई एम श्योर या आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन रिकमेंड आई हैव एनफ एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज टू रिकमेंड दिस कैंडिडेट। और फिर वो आगे बात करना शुरू करता है। जिस तरह मुझे कोई नहीं, जिस तरह पाकिस्तानी प्रोफेसर है उन्हें कोई नहीं जानता, तो उनके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की कोई वर्थ होती है? वो बिल्कुल उसी तरह वर्थ है जिस तरह सूडान से कोई अप्लाई करे और सूडान में उसकी क्लास का प्रोफेसर उसको लेटर दे रहा हो। प्लस हमारे लेटर नॉर्मली खाली होते हैं, उनमें बात कोई नहीं की होती, तो उनसे चीज़ों का नहीं पता चल रहा था। तो जो इंटरनेशनल रिकमेंडर आपको जब लेटर देता है, अगर आपको अमेजोन का मैनेजर लेटर दे रहा है, तो दैट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी प्रोफेसर लेटर, या एप्पल का मैनेजर लेटर दे रहा है, राइट, या बोइंग का आपको डायरेक्टर लेटर दे रहा है।
क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि पाकिस्तान में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नॉर्मली अच्छे स्टूडेंट्स को दिया जाता है, उन्हीं को दिया जाता है जो जान रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो प्रोफेसर है उसे तो खुद भी नहीं पता कि एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा प्रोफेशनल क्या होता है, क्योंकि उसने कभी खुद अच्छा प्रोफेशनल प्रोड्यूस ही नहीं किया। ऐसा ही है ना, जिस तरह पाकिस्तान से अमेजोन में 21 लाख लोग हैं, पाकिस्तान से टोटल 400 कुछ लोग हैं। मैंने पिछले 10-12 साल में यहाँ पे पाकिस्तानी किसी को नहीं आते देखा। मेरा ख्याल 2 बंदों को देखा फ्रेश को 12 साल में, पिछले में। और मैं यहाँ पे चूंकि काफी ज्यादा जो न्यू कमर्स होते हैं उनके साथ इन्वॉल्व होता हूँ जॉब हंटिंग में, प्रिपरेशन में, तो मेरे से काफी सारे लोग मिल रहे होते हैं। तो नो बडी हैज सीन पाकिस्तानी ओवर हेयर। तो जिस तरह यहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन फैकल्टी मेंबर है, अमेरिका में पाकिस्तानी 50 से कम है। तो इसलिए हमारी एज अ कंट्री कोई वर्थ नहीं है, या हमारे इंस्टीट्यूशंस को कोई नहीं जानता। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर। सर इसी हैकाथॉन के रेलेवेंट ही मेरा एक क्वेश्चन है। जिस तरह मसलन देखें, सर जो इंटरनेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडर है वो इस चीज पे बात कर सकता है कि आप क्रॉस कल्चरल टीम में बड़ा अच्छा काम करते हैं, आप अक्रॉस टाइम्स में बड़ा अच्छा काम करते हैं, आप जो लोग डिफरेंट टीम में फंस जाते हैं काम करते हुए, आप उन्हें सपोर्ट बड़ा अच्छा करते हैं, यू एक्ट लाइक अ लीडर। ये चीज आपका प्रोफेसर नहीं लिख सकता। जब एक अननोन बंदा आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखता है, यहाँ पे देखें आधे से ज्यादा फैकल्टी मेंबर इंडियन होते हैं, आधे से ज्यादा स्टाफ इंडियन होता है, वो पाकिस्तानी इंडियन को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर आपका एक इंटरनेशनल बंदा जो पाकिस्तानी ही नहीं है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे रहा है, और आपके 3 बंदे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे रहे हैं जिन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ये काम किया है, तो उसका मतलब है कि यार दिस गाय इज समथिंग स्पेशल, क्योंकि उन्होंने किसी और सीवी में ये चीज देखी नहीं होती। राइट, दिस इज सर हाउ यू नोटिस्ड। जी सर वो जो उनका प्रोफेसर या लेक्चरर होना लाजमी तो नहीं, जस्ट मतलब कोई भी दे सकता है ना, मतलब कुछ ने काम किया इंटरनेशनल आपके साथ ऑफ बस। कोर्स, ऑफ कोर्स हैकाथॉन में काम किया बहुत है। ठीक है जिस तरह बस। भी ये स्टैनफोर्ड में जो हमारे स्टूडेंट गए हैं, तो इनकी पूरी कोशिश है कि स्टैनफोर्ड में जो इनके पीयर्स हैं या इनका हेड टीए है, जो इनके बॉस हैं, मैनेजर्स हैं जो इनके, ये उनसे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले। तो इसलिए ये बड़ा जोर लगा रहे हैं आजकल। ठीक है बस। दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर देम, राइट? राइट सर। तो ये चीज एक्सक्यूज क्लियर मी हो गया सर। सब लोगों को? जी सर जैसा कि आपने भी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरा उसी तरह तरीके से मेरा भी, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है, लास्ट सेमेस्टर है और नेक्स्ट मंथ में 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा 3.2 CGPA के साथ। तो जितनी मुझे समझ आई है, आप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल, यानी कि वेरी नेक्स्ट मैं MS ज्वाइन करूं और अपना CGPA 3.5 से अबव रखूं और साथ में लीड कोर्स के ऊपर फोकस करूं। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली। और मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन ले ताकि आपको बाकी बातों को भी पता चल जाए। जी सर, थैंक यू। सही है। तो अमेजिंग, तो आप लोग ये कोर्स ज्वाइन एंजॉय कर रहे हैं? जी सर, बहुत ज्यादा। इट इज सर अमेजिंग टू बहुत सी ज़्यादा। दैट वाज कि अमेजिंग सर। बिल्कुल जी, लुट लगी हुई है आपकी कि आपको दुनिया का टॉप का प्रोफेशनल, ऐसे प्रोफेशनल नॉर्मली किसी के सलाम का जवाब नहीं देते क्योंकि वो बेचारे बिजी होते हैं अपनी जॉब में, तो वो आप लोगों को इतना मेहनत से आके पढ़ा रहे हैं, तो यू गाइस आर लकी। सर वही मैं सुबह सोच रहा जब आपने मुझे रिप्लाई दिया DM में आके, तो मैं एकदम हैरान हो गया कि इतने बड़े पर्सन ने भी टाइम है जो मुझे रिप्लाई दे रहा हाँ बिल्कुल, तो वो जो है, नॉर्मली मैं रात 3 बजे सोया हूँ, मैं काम कर रहा था। सर वैसे तो अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो सर वो ब्लॉक कर देते हैं या स्पैम कर देते हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह ही होता है, लेकिन भाई हमारा तो ये मिशन है ना, मैं अपने किसी स्टूडेंट को हेल्प किए बगैर नहीं छोड़ता। मैं सुबह उठ के 1-1.5 घंटा सिर्फ जवाब दे रहा होता हूँ लोगों के आंसर्स, क्वेश्चंस के। जी सर, हमारे पहचाने हुए टीचर 4 साल जिन्होंने हमें पढ़ाया, वो भी अगर एक हफ्ता मैसेज कर दें दूसरे वीक वो रिप्लाई करते हैं, तो ये काफ़ी हमें हैरानी हुआ कि आपने उसी दिन और उसी 10-15 मिनट में रिप्लाई किया है। मैं फारग बैठा होता हूँ यार, लोग बिजी होते हैं भाई, है ना? जी जी सर। मैं इस चीज को प्रायोरिटी देता हूँ, इसलिए यहाँ भी कोई बंदा रिप्लाई नहीं करता, एवरीबॉडी इज बिजी।
तो क्या कहते हैं, लेकिन इसीलिए आई कोड गुरु की परफॉर्मेंस आ रही है, राइट। और आई कोड यस गुरु सर। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह, अभी 22,000 से ऊपर स्टूडेंट्स हो गए हैं, इतनी सारी क्लासें चल रही हैं, तो हम बैकग्राउंड में ये भी देख रहे होते हैं कि क्लासें ठीक चले। तो हैट्स ऑफ टू अवर मॉडरेटर्स। तो आप में से जो लोग रेगुलर रहेंगे, मैं ये नहीं कहता मेहनत करें, मैं ये नहीं कहता कि कोई और काम करे, एक्स्ट्रा काम करें, बल्कि मेहनत कम कर दें, लेकिन जो लोग रेगुलर रहेंगे तो देन इंशाल्लाह दे विल बी बिलियनर्स इन नेक्स्ट 10 years। एक्सक्यूज मी सर। सर इस कोर्स में अगर वेल परफॉर्म करना है तो उसके लिए सर पाइथन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सर बेसिक नॉलेज है पाइथन की। आपने देखें, जब आपने चलना सीखा था तो आपने ऐसी बातें सीखी थी, सोची थी कि मैं पहले ये कर लूं, फिर ये करूंगा, फिर ये कर लूं, फिर ये करूंगा, ये सोचा था सब कुछ? बताएं ना। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं सर। जब बोलते हुए सोचा था? नहीं तो सर। ह्यूमन की जिंदगी में सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है चलना, ब्रेन का सबसे ज्यादा जोर चलना सीखने पे लगता है। तो ह्यूमन ब्रेन को अल्लाह ने इस तरह बनाया है कि ये आउट ऑफ ऑर्डर चीजें पिक करके समझ के बाद में डॉट्स को कनेक्ट कर लेता है, कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर लेता है। तो जो लफ्ज परी रेकोजिट है ना, ये अपनी खिड़की से बाहर फेंक दें कहीं उठा कर। हर क्लास में जाएं और कहें कि मैं इसमें समझूंगा, और समझने में भी ज्यादा जोर नहीं लगाना, समझें बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने चलना शुरू किया था। जो चीज आसानी से समझ आ रही है ठीक है, जो नहीं समझ आ रही ठीक है यार, अगली दफा समझ आ जाएगी। तो आप इस तरह से आराम से विदाउट पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, जिस तरह आपने चलना सीखा था और कोई टेंशन नहीं थी कि मैंने बड़ी स्पीड से चलना शुरू करना है, उसी तरह लर्निंग रखें, सिर्फ कंटिन्यू रहें, तो आपको 2-3 महीने बाद सब कुछ आता होगा। ये बात याद रखें कि पाकिस्तान में जितने लोग पाइथन सीखते हैं उनमें से 99% को कभी पाइथन नहीं आती, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वैसे ही सीखी होती है जैसे आप मेंशन कर रहे हैं। तो वैसे बिल्कुल नहीं सीखनी, क्लास में आए, जो आगे आ रहा है उसे पकड़ के रगड़ दें, और रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन नई क्लास होगी, नई चीज पढ़ लें, अगले दिन नई क्लास होगी, नई चीज पढ़ लें, और याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे चीज भूल गई थी, जब वो चीज किसी और क्लास में दोबारा डिस्कस हो गई दोबारा सुन लें। तो इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम, आपको सारी चीजें आती होंगी। दूसरा सर, अगर अभी के लिए मैं आपसे पूछूं, अगर आप कोई मतलब लैंग्वेज रिकमेंड करना चाहें, जैसे कि यूनिवर्सिटी में जिस तरह कोर्स चलते रहे, आपको, रिएक्ट नेटिव के, मुझे आपको पता जावास्क्रिप्ट चल के, गया बात मोबाइल का। एप्लीकेशन के, हाँ, आई गॉट योर क्वेश्चन। वो उसमें आपको लैंग्वेज की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको जरूरत है मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुनने की, जिसमें मैंने फुली एक्सप्लेन किया हुआ है कि यूनिवर्सिटी के किस सेमेस्टर में क्या करना चाहिए, फ्रेश ग्रेजुएट को क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो कुछ घंटे की टॉक्स हैं, तो उनसे आपको पूरे का पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। जी सर, थैंक यू। इसमें कोई क्वेश्चन मेरे लिए? सर जी सर काइंडली एक चीज़ गाइड कीजिएगा, हमारे आई कोड गुरु में जो मास्टर्स को डील कर रहे हैं सर, उनका मॉडरेटर का काइंडली नाम बताएंगे, जो मतलब उसमें गाइड करते हैं जिन्होंने अंडर ग्रेड किया है या। हाँ, कैरियर सर्विसेज का हमारा चैनल है, उसके जो मॉडरेटर्स हैं वो डील करते हैं। ठीक है, कैरियर सर्विसेज में जाकर लिखें तो वहां आपको हेल्प मिल जाएगी, जो कैरियर सर्विसेज का चैनल है। सर स्लैक पे चैनल? हाँ, स्लैक पे चैनल है। दूसरा, अभी सर अयाज ने 2-3 टॉक्स दी हैं फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स के ऊपर, वो स्कॉलरशिप्स की टॉक सुन लें, वो भी स्लैक में जाके पूछें तो क्या कहते हैं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, रिसेंटली दी हैं। तो ओके सर सर। अयाज को माशाल्लाह हमारे इस दफा 2 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिले हैं अमेरिका से, और उनका तल्लक आज़ाद कश्मीर के गांव से है, और वो पिछले 1 साल से उन्होंने जॉब छोड़ी हुई थी और वो फुल टाइम स्कॉलरशिप्स की तैयारी कर रहे थे गांव में बैठ के, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर उन्होंने जॉब कंटिन्यू करी तो अगले 10 साल स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेंगी। राइट, तो उन्होंने बिल्कुल वैसे तैयारी की जैसे लोग सीएसएस की तैयारी करते। ये चैट में सर जुबैर जफर ने एक और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिल गया, इसकी पोस्ट लगाई है लिंक्डइन पे। ये बहुत क्रूशियल है कि आप इस पोस्ट पे जाएं और अच्छे से कमेंट करें, स्ट्रॉन्ग किस्म के।
और इसे रीशेयर करें अपने सर्कल में, ताकि पाकिस्तान में लोगों के पास एक उम्मीद जागे कि यार इट इज डूएबल, और लिंक्डइन को भी पता चले कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं स्कॉलरशिप पे, क्योंकि लिंक्डइन डाटा पे ट्रेन होता है। तो जिस कंट्री का डाटा ज्यादा होगा, लिंक्डइन उसके डाटा पे ज्यादा ट्रेन हो जाएगा। लिंक्डइन को नहीं पता कि ये डाटा सच्चा है झूठा है, लिंक्डइन डाटा को हमेशा सच्चा मानता है। तो आप उतने ही अकम्पलिश्ड हैं जितना आप अपने आप को लिंक्डइन पे शो करते हैं, ये बात याद रख लें। और जितना ज्यादा शोरूम चाहेंगे लिंक्डइन पे, लिंक्डइन आपका प्रोफाइल उतना ज्यादा रिक्रूटर्स को, प्रोफेसर्स को शो करेगा। तो इसलिए लिंक्डइन पे एक्टिव होना बहुत जरूरी है। किसी और क्वेश्चन मेरे लिए, कोई फीडबैक, कोई चीज जो हम बेहतर कर सकें? जी सर, जुबैर जफर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, सर मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट का भी स्कॉलरशिप हुआ है, हमारे स्टूडेंट का, उन्होंने 7th सेमेस्टर में अप्लाई किया था और उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं है, उन्होंने जीआरई भी नहीं दिया हुआ, और सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने अभी तक अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं किया, और वो पाकिस्तान की एक Tier 2 यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने अपनी डिग्री मुकम्मल करने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्कॉलरशिप हासिल कर ली। सो सर दिस और इज अमेजिंग, बिल्कुल, कंग्रेचुलेशंस टू यू। और इन्हें दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप दी है, जिनमें से अभी एक चूज करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी सर काइंडली ये चीज़ मेंशन करेंगे कि जिनका स्कॉलरशिप लगा है उनका सीजीपीए क्या था? सीजीपीए जो हमारा सबसे कम इस साल जो स्कॉलरशिप लगा है, जिनका सबसे कम सीजीपीए 3.19 है, और 3 वालों को स्कॉलरशिप भी लगे हैं। 3 से नीचे तो हार्ड लिमिट है, वो तो होता ही नहीं है। लेकिन ये बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि सीजीपीए जितना अच्छा होगा, स्कॉलरशिप लेना उतना आसान होगा। यूनिवर्सिटी नेम डज नॉट मैटर, सीजीपीए मैटर्स। ये मैं बात आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि चूंकि इनके 2 स्कॉलरशिप लगे हैं, देखें इनके सीवी में था ही कुछ नहीं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं किया हुआ, कुछ और इन्होंने नहीं किया हुआ, जीआरई इन्होंने नहीं किया हुआ। पाकिस्तान की एक अननोन यूनिवर्सिटी की एक नॉर्मल मीडियोकर फैमिली की स्टूडेंट है ये। तो इनके सीवी में था क्या? हैकाथॉन्स, लीड कोड, दैट्स इट। और प्लस उन्होंने आईकोड गुरु में पढ़ाया था, तो पढ़ाने की वजह से जब प्रोफेसरों ने इनका इंटरव्यू लिया तो इनमें कॉन्फिडेंस बहुत था। ऐसा नहीं होगा इनका गला बंद हो गया और टांगें कांपना शुरू हो गई और दिमाग माउफ हो गया, ब्रेन फ्रीज हो गया। हमारे स्टूडेंट चूंकि वो पढ़ाते काफी ज्यादा है, यहाँ पे प्रेजेंट काफी ज्यादा करते हैं, तो मेन रीजन जो सिलेक्शन की है वो यही है कि हमारा स्टूडेंट किसी भी दुनिया के जीपीए 4 से बेहतर प्रेजेंट करता है अपने आप। डज इट मेक सेंस? यस सर, गॉट द पॉइंट। हाँ, और यही सारे स्टूडेंट स्लैक पे बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर। और हाँ, इनकी जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन थे वो इंटरनेशनल थे, और वो तगड़े लेटर ऑफ रिकमेंडेशन थे, काफी स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन थे। सर उन्होंने ये लेटर लिया कैसे है? हैकाथॉन से? हैकाथॉन में जाके वो गए, हैकाथॉन में बंदा हर महीने जाता है, बस कभी अच्छा काम कर दे, कभी बुरा काम कर दे। लेकिन एकदम आपने हैकाथॉन में गए और अमेरिका का कोई बंदा स्टूडेंट आपको मिल गया फाइनल ईयर का, अब आपको पता है कि अगले साल इसने इंजीनियर बन जाना है, और अगले साल मैं इसे लेटर ले सकता हूँ। ये लेटर पे लिखेगा कि मैं कैलिफोर्निया में फलां कंपनी में इंजीनियर हूँ, और मैंने इस बंदे के साथ काम किया है, और ये इस बंदे की क्वालिटीज हैं। तो वो तो प्रोफेसर तो लेटर पढ़ के इम्प्रेस हो जाएगा। तो फिर उस हैकाथॉन में वो बंदा 3 दिन सोता ही नहीं है, बल्कि साथ 2-3 दोस्तों को भी लगा लेता है कि भाई इंप्रेस करना है, इस दफा ये काम होना चाहिए। तो यानी कि दे फाइंड आउट कि अच्छा इस हैकाथॉन में हमारे पास टाइम भी है, एनर्जी भी है, जोर ज्यादा लगाना है, और टीम में कोई ऐसा बंदा भी है जो कि काम का है। तो फिर वो इतना जोर लगाते हैं कि वो बंदा इंप्रेस हो जाता है, और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं लेटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अटेंडेंस लगाई और बाद में कह दिया मुझे लेटर दे दो, ऐसे कोई नहीं देता। आपने बंदे को इतना इंप्रेस करना है कि वो कहे वाह यार, वैसा बंदा मैंने देखा ही नहीं है, कितनी स्पीड से बंदा काम कर रहा है यार, कितना हेल्पिंग है दूसरों को यार। सही है। ठीक है तो सर। बेसिकली प्लान करके देखें, शेर जंगल का बादशाह, लेकिन उसे भी शिकार करने के लिए ना कई दिन की प्लानिंग करनी पड़ती है। वैसे उसने हिरन का शिकार करना है तो कई दिन शेर यही डिसाइड करते रहते हैं कि इनमें से सबसे कमजोर हिरन कौन सा है। इट टेक डेज, चीता भी यही करता है। इट टेक देम डेज टू प्लान, फिर उसके बाद वो जाकर ट्राई करते हैं।
तो आपके कैरियर्स भी इसी तरह होते हैं कि आप हर स्टेप जो है वो अंडर द मेंटरशिप ऑफ सीनियर पीपल आप बड़ी केयरफुली डिजाइन करते हैं और फिर जाके आप दूसरों से बेहतर परफॉर्म करते हैं। डज इट मेक सेंस? यस सर। तो कोई और हमारे लिए फीडबैक? आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये काम हो सकता है, काम इतना मुश्किल नहीं है, हमने सिर्फ क्लास में रेगुलर रहना है, बाकी चीजें खुद ही होती जाएंगी। जिस तरह आप रेगुलरली रोजाना चलने की प्रैक्टिस करते थे, चलना आ गया, रेगुलरली रोजाना बोलने की प्रैक्टिस करते थे, बोलना आ गया, सब लोगों को आ जाता है। तो अगर आप सिर्फ रेगुलरिटी रखेंगे इस चीज में तो आप अपनी स्पीड के ऊपर ये चीजें सीख लेंगे। याद रखें, अगर आपने लाहौर से कराची जाना हो तो मेहरान जो है वो अपने तरीके से कराची जाएगी और फरारी अपने तरीके से कराची जाएगी। अगर मेहरान ने फरारी वाला जोर लगाया ना तो वो आधे घंटे बाद उसका इंजन में से धुआं निकल आएगा, बर्न आउट हो जाएगा इंजन। तो आप बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे तो आप बर्न आउट हो जाएंगे और आगे चल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जोर नहीं लगाना ज्यादा। नींद पूरी करें, नींद इतनी पूरी करें कि अगले दिन सुबह उठे तो उठने को खुद दिल करे कि बंदा फ्रेश हो। थोड़ा सा जोर लगाएं और डिस्कशंस में ज्यादा इन्वॉल्व हो। सही है। तो फॉर लॉट ऑफ पीपल ओवर वर्क इज द रेसिपी फॉर फेलियर। जिंदगी में जो 90% लोग फेल होते हैं मेहनत करने वालों में से, वो ओवरवर्क की वजह से फेल होते हैं। जिस तरह आप सर देखेंगे एक फीडबैक देने के लिए कई लोग हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं जॉब में या यूनिवर्सिटी में तो वो किसी काम की नहीं होती। तो उसकी रीजन क्या होती है? वो ओवरवर्क कर चुके होते हैं। जी बोले। एक्चुअली सर माशाल्लाह आपका मतलब बहुत ही अच्छा काम है। मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको मैं शेयर करूं। अभी तक मैंने बहुत स्टूडेंट्स तक शेयर अच्छा भी किया है। अच्छा अच्छा, अब मेरी ये एक बात हम याद रखें, और आप में से हर एक जी बंदा जी देखें, अगर आपने ओलंपिक्स में जीतना है तो क्या आप ओलंपिक्स की खुद प्रैक्टिस करेंगे या अपने मोहल्ले के लोगों को बताना शुरू कर देंगे ओलंपिक्स का? सर एक मेरा एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक और कोई और किसी और तरफ जाना चाह रहा था। जी बोले। तो तो नहीं, मैं ये बात सर सबको बता रहा हूँ कि किसी को भी तबलीग करने से पहले खुद अकम्पलिश्ड बने। जब खुद अकम्पलिश्ड होंगे तो जी लोग आपको खुद सुनेंगे, वरना लोग आप पे हंसेंगे। एक्चुअली सर कहने का मेरा मकसद ये था कि मैंने मतलब लेट ज्वाइन किया आपको, जिसका मुझे नुकसान ये हुआ है कि मैंने पहले एक लोअर टायर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी और वहाँ पर मैंने अपना एक सेमेस्टर लगाकर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उसका मुझे बेनिफिट कोई नहीं हुआ, बल्कि उसका ड्रॉबैक ये हुआ कि मेरा मतलब CGPA मैं पहले अच्छा चल रहा था लोअर टायर यूनिवर्सिटी में अच्छे मतलब तो जब दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की कोविड आ गया। तो कहने का मकसद है कि मैंने लेट ज्वाइन किया जिसका मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भी ये बात याद रखें कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी में बेशक ना जाएं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट। ये जो मैम रहमाना पढ़ा रही हैं आपको, ये भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से हैं। तो इन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री पे अमेरिका में स्कॉलरशिप ले लिया था। तो क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज मेरी तरह के पेंडू हैं और आप लम्स में चले जाएंगे तो वहां पे तो कल्चरल डिफरेंट इतना ज्यादा है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और दूसरे लोग भी आपसे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो उसके पीछे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उस जगह पे जाएं जहां आप नॉर्मली जा सकते हैं और जी भी अच्छा ले सकते हैं। चलें जी, माशाल्लाह। अस्सलाम आप वालेकुम लोगों को सर। जी मैम। सर मुझे ये मतलब जो क्लास है ये मुझे मेरी सुपरवाइजर ने सजेस्ट की थी। सर मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सर मेरा 3rd सेमेस्टर है। ठीक है, हेलो जबरदस्त। जी जी, आपकी सर। सुपरवाइजर का नाम क्या है? बेसिकली उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, आप लाइक किस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी मुझे से नहीं हैं? बोला मेरे डायरेक्ट डायरेक्ट की सर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा जी अच्छा, सर। सुपरवाइजर कौन है? सर मिस वजीहा आजमी। अच्छा ठीक है, ठीक है। जी आप बोलें। सर बेसिकली मैंने तो उनसे ये बात की थी कि लाइक मैंने PhD के लिए अप्लाई करना है। सर मेरा GPA है 3.6 है। तो मैं NLP में काम करना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है,
आप इसमें करें, पर उन्होंने ना ये क्लास वैसे ही किसी को सजेस्ट की तो मैंने ज्वाइन कर ली। तो सर आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे? लाइक मेरा आज फर्स्ट डे है, मुझे ऐसे उस तरह से समझ नहीं आ रही जैसे बाकी सबको आ रही है। क्लास को छोड़ के इसके अलावा भी जो चीजें मतलब हाँ बिल्कुल। डिस्कस हो रही तो मैम उसमें बिल्कुल मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं, जी तो सर। वो देख लें, ये सर जुबैर जफर ने शेयर कर दिए चैट में। तो बाकी अगर अगर आप चाहते हैं कि आप आज से 10 साल बाद अरबपति हूँ, एक एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल हूँ, दुनिया आपका नाम इज्जत से ले, देन दिस प्लेटफॉर्म इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ओके तो सर। हमारा यहाँ पे फोकस है, हम यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए ग्रेजुएट पैदा नहीं करते, हमारा फोकस है दुनिया की टॉप, आप लोगों को ग्रूम करना कि आप दुनिया की टॉप की कंपनीज में जा सकें। ओके सर। डज इट थैंक मेक यू सेंस? सो मच। हाँ, तो हम यस सर। बेसिकली, और उसके उसमें जाने के लिए स्कॉलरशिप इज द नेचुरल वे टू गो। तो ऑब्वियसली आपको स्कॉलरशिप के लिए पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी। ओके सर। यानी कि थैंक यू हम सो आपका मच। कैंडिडेचर इस तरह का बना देंगे कि प्रोफेसर को लगे कि वाह 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 वाह, मेरी तो लॉटरी निकल आई है, जो मुझे इतना जबरदस्त बंदा मिल गया। ओके ओके। डज इट मेक थैंक सेंस? यू। यस सर। तो उसके लिए थैंक यू। मेहनत बिल्कुल नहीं करनी, रातें बिल्कुल नहीं जागने, सिर्फ रेगुलर रहना, बाकी काम हो जाएगा। सर स्कॉलरशिप एक्सक्यूज की मी सर अब जी। सर सर। अभी मेरी रिसर्च। ओके ओके, आप कंटिन्यू करें। बोले, हमारा पहले आप बात पूरी कर रहे हैं अपने। सर आप कह रहे हैं रातें नहीं जागनी, तो सर अब बेसिकली मेरी रिसर्च अभी स्टार्ट होगी, तो सर मैं पूछना ये चाह रही थी सर, एनएलपी बेस्ट होगी मेरे लिए या फिर मैं एमएल को लेके चलूं? लाइक आप कुछ सजेस्ट करेंगे इसके लिए? आप मेरी 4 कैरियर लाइक काउंसलिंग ट्रेंड। की टॉक सुन लें और पूरे का पूरा कैरियर अपना प्लान करें। ओके सर। आपको थैंक यू। बहुत सारी और बातें भी पता होने की जरूरत है इस टॉपिक से ओके सर। पहले। शॉर्ट ओके आंसर सर। ये है, आप इनमें से जो भी मर्जी करें, बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका एमएस में जीपीए ओके। कितना आता है और आपको लीड कोड कितना जी आता है, सर। और आप हर महीने एक इंटरनेशनल ओके सर। हैकाथॉन में जाती हैं कि नहीं जाती। ओके ठीक सर। है। हमारे स्टूडेंट एआई की हैकाथॉन्स में हर महीने जाते हैं, महीने में वो 6 घंटे लगाते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो अब अगर अगले 12 महीने ओके। हैकाथॉन में जाएं तो आपके पास 12 प्रोजेक्ट होंगे एआई के, ओके सर। जो कि अपने इंटरनेशनल टीम के साथ मिलकर बनाए होंगे। तो दैट इज द वे टू वर्क। ठीक है। ओके थैंक यू। जी सर। तो बाकी इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन यू कैन आस्क इन क्लास। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? किस साथी का क्वेश्चन था? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि एमएस करने का वैसे तो कोई इरादा नहीं था, जिस तरह आपने सजेस्ट किया है एमएस करने का, तो सर उसमें जिस तरह आपकी बातों से समझ लगा है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें मैटर करता है कि मैं किस डिग्री में मतलब पिक करूं। तो फिर भी अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर हाँ, साइंस मास्टर। आप मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन लें, तो ये बातें उसमें की गई हैं। ठीक है। ये बातें बड़ी डिटेल से डिस्कस की गई हैं उसमें, आपके जी 90% सर। क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे राइट उसमें। तो जो डिग्रीज हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, स्टैट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सारी तकरीबन इक्वल वर्थ रखती हैं अगर आपने दुनिया की टॉप कंपनी में आना तो। डिग्री डजंट मैटर, लीड कोड मैटर्स। जी सर थैंक यू। सही है जी। किसी और का लास्ट क्वेश्चन, कोई फीडबैक इस कोर्स के बारे में या जनरली, जो हमारे मॉडरेटर्स बगैर मेहनत किए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उनके लिए? चलें जी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स कॉल इट अ डे। ये उज़ैर आपका क्या क्वेश्चन है कि अगर आपको कोडिंग अच्छी नहीं आती तो फिर क्या किया जाए? इज दैट योर क्वेश्चन? जी सर, बिल्कुल ये सवाल है मेरा कि अगर अगर आप बहुत अच्छी बिल्कुल, कोडिंग नहीं आ रही। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप जो दुनिया की इस वक्त इंडस्ट्री है उसके लिए यूजलेस इंसान है। आप में और एमए आर्ट्स में कोई फर्क नहीं है।
आप ग्रेजुएट लेवल का कोई काम नहीं कर सकते अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो। लेकिन कोडिंग में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि इंसान 10,000 साल पहले यूज नहीं करता था। कोडिंग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये हमारी गलत फहमी होती है कि हमें कोडिंग नहीं आती, हमने प्रैक्टिस नहीं की होती। जिस तरह एक बंदा चलता ही ना हो कि मुझे चलना नहीं आता, तो भाई चलने की प्रैक्टिस शुरू करोगे तो चलना आएगा ना, वरना नहीं आएगा। लेकिन ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप जितना मर्जी GPA 4 ले लें, गोल्ड मेडलिस्ट ले लें, रिसर्च कर दें, जो मर्जी कर लें, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आपका इंटरव्यू पहले मिनट में खत्म हो जाएगा, दुनिया की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में और दुनिया की किसी भी अच्छी कंपनी में। तो ये काफी स्ट्रांग स्टांस है, लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि खुल के इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चले। एंड आई होप कि जब आपको कोडिंग आ जाएगी तो आप सिमिलरली फील करेंगे। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका एग्जिस्टिंग अभी वो चल रहा है पाइथन वाला, तो क्या ये गुड इनफ होगा या एडिशनली इस पे जोर लगाने की जरूरत है? मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन लें, उनमें ये चीजें डिस्कस की गई। लेकिन अगर आप थैंक यू इस सर। लेक्चर में शुरू में से थे तो मैंने पिछले आधे घंटे में भी यही बताया है कि यू जस्ट नीड टू बी रेगुलर। ठीक है, चीजें जो आती जा रही हैं सीखते जाएं। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि फजूल है या जो ऑप्शनल है। यहाँ हम सिर्फ मैंडेटरी स्किल्स पे फोकस करते हैं जो कि आपको वर्ल्ड क्लास कैरियर के लिए चाहिए। तो इसलिए कोई क्लास ऑप्शनल नहीं है, जिस क्लास का टाइम है वो अटेंड कर लें। चलें जी, थैंक यू। लेट्स कॉल इट अ डे। ओवर टू द मॉडरेटर एंड लिंक्डइन पे प्लीज ज्यादा एक्टिव हूँ, और ये जो भी सर जुबैर ने शेयर की है पोस्ट, इस पे भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स दें ताकि लिंक्डइन को पता चले कि आप एग्जिस्ट करते हैं, ताकि लिंक्डइन रिक्रूटर्स को, प्रोफेसर्स को आपका प्रोफाइल दिखाए। दिस इज सुपर सुपर क्रूशियल। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया, और आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज जो है वो आंसर हो गई हैं। इंशाल्लाह फिर कल 9 बजे फिर से ये सेशन होगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।